विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 कल हम लोग चर्चा किए थे अधिनियम पर। अब अधिनियम जब हो गया तो सब नियम को लागू करने के लिए आप जानते हैं कि एक नियम बनाया जाता है, उसी नियमों के संग्रह को नियमावली भी कहते हैं। आप इसमें पहला है उसका नियम 1 है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। कब ये इसका नाम क्या होगा तो बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त नियमावली 2012। आइए इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण बिहार राज्य में, और जिस दिन से अधिसूचना जारी की गई उसी दिन से ये लागू हो जाती है। ये 12/7/2012 से जिस दिन प्रकाशित होती है, अधिसूचित किया जाता है, उसी दिन से लागू हो जाती है। इसका 2 है परिभाषा। आपका विशेष सर्वेक्षण मानचित्र नियंत्रण बिंदु। तो विशेष सर्वेक्षण आप जान ही रहे हैं, मानचित्र नियंत्रण बिंदु भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थापित जो नियंत्रण बिंदु है वो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक कंट्रोल पॉइंट जो है निश्चित की गई है। फिर अमीन डायरी आपको प्रभाषित किया गया कि अमीन के बारे में। तो अमीन के लिए भी जो अमीन जो कार्य करते हैं विभिन्न प्रक्रम के अंतर्गत जो किए जाने वाली भूमि सर्वेक्षण या नापी से संबंधित वो अपना प्रतिदिन का जो है दैनंदिनी उसमें दर्ज करते हैं, वो अमीन डायरी का वो है। फिर यादाश्त पंजी है, यादाश्त पंजी प्रपत्र 3.2 है, जिस पर हम चर्चा विशेष अंदर बताएंगे आपको। इसी प्रकार से आप एक अभी पूछ रहे थे मुझसे कि लैंड पार्सल मैप। तो लैंड पार्सल मैप क्या है भाई? किसी मानचित्र में प्रदर्शित होने वाले भूखंड के किसी विशिष्ट भाग, पूर्णतः या अंशतः, किसी व्यक्ति से रैयत का कोई एक खेसरा नंबर 5 है, उसका अगर मान लीजिए कि उसमें खेसरा नंबर ओल्ड खेसरा 5 में 2 रैयत है, उसे 2 प्लॉट बना तो नया बन गया 6 और 7। तो 6 का जो मानचित्र दिया जाएगा रैयत को वो लैंड पार्सल मैप हुआ जो है, उसमें आपका एक स्केल पर होगा और उसमें आपका खेसरा का पूरे स्वरूप का प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आप जैसा कि अधिसूचना राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया, तो इसी प्रकार से यहाँ भी नियमावली के 3 है अधिसूचना। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रचालित करने हेतु इस राशि की अधिसूचना जारी करती है नियम 3 के तहत। जैसे ही आपका जो बताया कि 3 अधिसूचना जारी की गई है, 3 अधिसूचना के अंतर्गत पूरे बिहार राज्य में आपका सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने की अधिसूचना की गई है। उसके जब नियम 3 में अधिसूचना जारी हो जाती है, उसके बाद आपका नियम 4 है उद्घोषणा से संबंधित। ये बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उद्घोषणा की जाती है। ये आपका इसमें प्रपत्र 1 आप है, प्रपत्र 1 के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी अपना उद्घोषणा करते हैं और उसमें उस प्रपत्र 1 में आपका रहेगा वो दर्ज, वो प्रिंटेड रहती है प्रपत्र 1, जिसमें वो लिखे रहते हैं कि अपने कि भाई कोई पदाधिकारी या कर्मचारी विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त के अधीन भूमि में प्रवेश करने और जांच करने, वैसी भूमि की किसी पद्धति जैसा वह उचित समझे वो द्वारा मापी करने की शक्ति होगी और तथा सर्वेक्षण के प्रयोजन किसी पेड़, जंगल और फसल अन्य बाधा को काटकर या हटाकर जैसा आवश्यक हो भूमि साफ करने की शक्ति होगी। मैंने उनके द्वारा उद्घोषणा किया गया कि मेरे पदाधिकारी अगर जाएंगे आपके प्लॉट पर, अगर उनकी आवश्यकता समझेंगे तो आपकी जंगल, झाड़, पेड़ को भी हटा सकते हैं। फसल भी बर्बाद अगर होती है उसमें आप उसमें बाधा अगर आएगी तो उसको भी हटाकर साफ कर वो सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। आप किसी प्रकार का रुकावट पैदा नहीं करेंगे। ये आपकी उद्घोषणा बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है प्रपत्र 1 में। और ये प्रपत्र 1 में जब उद्घोषणा हो जाएगी तो आप कुछ आपके शिविर प्रभारी जो होंगे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उन्हें बंदोबस्त जिला बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और इस प्रपत्र 1 को सभी आपसे संबंधित राजस्व ग्राम के का उसमें नाम लिखा रहता है। आप है उस हिसाब से आप वहां के जनप्रतिनिधि, बड़े रैयत, संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच को तामला करवाना है, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो जाए कि संबंधित राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य प्रचालन करने हेतु उद्घोषणा कर दी गई है।
ये आपका नियम 4 के तहत उद्घोषणा प्रपत्र 1 में बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अब नियम 5 है इसमें, चालू सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रचालनों का पुनर्गठन। जैसा आपको बताया कि पूर्व में अगर रिविजनल सर्वे चल रहा था और उसी बीच में वो उसका अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ, वो उस गांव का खतियान जो बना अधिकार अभिलेख उसका डी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो उसी स्थिति में ये आपका जब ये विशेष सर्वेक्षण शुरू होगा तो वो जो पूर्व की जो प्रचालन थी बंदोबस्त कार्य का वो पुनर्गठित किया जाता है। वो किसी प्रकार से पूर्व के किए हुए कार्य अवैध नहीं होंगे। अब आइए नियम 6 है भूधारी द्वारा स्वघोषणा या उसका सत्यापन। इसे नियम 6 के तहत आप है इसमें है क्या, प्रपत्र 2 प्रति में स्वघोषणा है, रैयतों के द्वारा लिया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा कि जब उद्घोषणा हो गया तो एक आम सभा का आयोजन करेंगे। आप आम सभा आयोजन कर अपने रैयतों को संबंधित राजस्व ग्राम में इस आम सभा में भाग लेने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत की मुखिया और सरपंच, वार्ड सदस्य या बड़े भूधारी या छोटे भूधारी सभी श्रेणी के जितने रैयत हैं उन सभी को सूचना कर देंगे। और उस आम सभा में आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक है आपका वंशावली से संबंधित उस सभी रैयतों के बीच में वितरित कर देंगे आप कि भाई आप सभी लोग इसमें भरकर अपने भूमि से संबंधित विवरण दें। साथ में आप इसके जो आपका साक्ष्य है जिसे जैसे साक्ष्य के रूप में रसीद हो, बंटवारा की प्रति हो, विक्रय पत्र हो, बदलैन हो, दान की पेपर हो और राजस्व रसीद के साथ स्वघोषणा आप शिविर में लाकर जमा करें। और साथ ही एक वंशावली का भी एक प्रपत्र देंगे, 3-1-2 प्रति में रहेगी, आप है उसमें भी भरकर रैयतों के द्वारा लेना है शिविर में। ये स्वघोषणा लेने के लिए जैसे ही अधिसूचना होती है हमारी राज्य सरकार के द्वारा, और परंतु अभी तो हमारी अधिसूचना यहाँ 12 में 2015 में 2016 में की गई है, तो उद्घोषणा लेने की अवधि उसी दिन से शुरू हो जाती है। परंतु आप ये ध्यान देंगे कि जब आपके जिस जिला में आप जाएंगे वहां बंदोबस्त अधिकारी उद्घोषणा करेंगे, उस उद्घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंदर आप रैयतों को बताएंगे कि आप स्वघोषणा प्रपत्र 2 में आप शिविर में आकर समर्पित करें। साथ में ही 3-1 भी वंशावली का भी प्रपत्र भरकर वो अपने रैयत आपके शिविर में समर्पित करेंगे। ठीक है, ये कार्य करना है। साथ ही 3-1 में जो आपका प्रपत्र मिलेगा वंशावली का, उसके लिए इसी क्रम में आम सभा आप करेंगे। आम सभा में वंशावली को अनुमोदन कराना होता है। उसके लिए आप संबंधित राजस्व ग्राम में संबंधित उस ग्राम के जो माननीय मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, वार्ड सदस्य होंगे या अधिक आप अगर लगे तो अपने स्थानीय विधायक जी को भी आप सूचना दे सकते हैं और देकर सभी रैयतों के बीच प्रचार प्रसार कर की अमुक तिथि को आम सभा का आयोजन कर रहे हैं। जो रैयतों के द्वारा प्रपत्र 3-1 में आप वंशावली जो समर्पित किया जाएगा, आप अपने अमीन को बोलेंगे कि उसे गार्ड फाइल में संरक्षित कर लो, रक्षित करके रखो और उसकी एक सूची बना लेंगे। और साथ ही जिस दिन आम सभा करेंगे वंशावली के लिए, उस दिन आप एक पंजी भी खरीद लीजिएगा, 1 जिस्ते या 2 जिस्ते की। उस पर आप वहां जितने उपस्थित होंगे, जिनके वो आम सभा जिनकी अध्यक्षता में होगा, मान लीजिए कि मुखिया जी उपस्थित है तो लिख देंगे कि आज दिनांक ग्राम माननीय मुखिया देते हुए कि ग्राम पंचायत के उपस्थित हुए, इनकी इनकी उपस्थिति में आज आम सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें उपस्थित सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर निम्न प्रकार है। और अधिक से अधिक आम सभा जब आप करेंगे, आयोजन करेंगे, उसमें हस्ताक्षर आप करा लेंगे। और तत्पश्चात जिस आम सभा का आप जो वंशावली आपको 3-1 में प्राप्त हुआ है उसको भी पढ़कर लोगों को सुना देंगे। ये दोनों लोगों को द्वारा दिया गया है, अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो आप बताएं, कोई जानकारी दें। अगर उस पंजी में ही जिनके द्वारा वंशावली दी गई है वो याचिका का नाम और पिता का नाम पूरी रख लेंगे और वंशावली को आप अपने गार्ड फाइल में संरक्षित कर लेंगे। इस प्रकार वो आपका ग्राम सभा में वंशावली अनुमोदित हो जाएगा। साथ ही स्वघोषणा प्राप्त होगा प्रपत्र 2 में, तो आपका दायित्व बनता है कि अंचल कार्यालय से आप पंजी 2 की सॉफ्ट कॉपी ले आए अपने हैं। उसके लिए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी भी आपके जो शिविर प्रभारी होंगे वो भी पहल करेंगे
और संबंधित राजस्व ग्राम के अंचल अधिकारी से संपर्क कर सभी पंजी 2 जवंदी पंजी की सॉफ्ट कॉपी आप वहां से ले आए, और ताकि आप जो स्वघोषणा प्रपत्र 2 में प्राप्त होगा उसे मिलान कर सकेंगे आप। साथ ही अंचल कार्यालय से गैरमुजर्रा आम मालिक की सूची भी आप ले लेंगे। वहां बंदोबस्ती से संबंधित पंजी होती है, उसकी भी छाया प्रति ले लेंगे। बास्केट पर्चा से संबंधित होगी, उसे ले लेंगे। अगर वहां भूदान की जमीन अगर वितरित की गई है उस और उन सभी रैयतों के सूची अगर है वो भी आप ले लेंगे। इस प्रकार आप सभी अभिलेख आपको प्राप्त हो जाएगा, तब आप स्वघोषणा की आप सत्यापन आप करेंगे। और ये भी जान लें कि स्वघोषणा की सत्यापन अधिकतम 15 दिन कार्य दिवस में करना है। वो आपके अमीन उसी पंजी 2 अंचल कार्यालय से जो प्राप्त होगा उसको मिलान करेंगे, उससे अब मिलाकर वो सत्यापित करेंगे। तत्पश्चात आपके द्वारा भी उसका आपके पर्यवेक्षण में ये कार्य होगा, इसलिए आपका भी हस्ताक्षर और होगा। और जब वो सत्यापित हो जाएगा तो प्रपत्र 3 में आप एंट्री कराएंगे, एंट्री आप कराएंगे और इस प्रकार प्रपत्र 3 का संधारण होगा। यदि मान लीजिए कि कोई बहुत सी ऐसी स्वघोषणा होगी जिसकी सत्यापन नहीं हुआ, तो उसे कहां आप लिखेंगे? तो उसे प्रपत्र 4 में आप लिखेंगे। प्रपत्र 4 विवादग्रस्त गैर सत्यापित की पंजी है, जो आपको जिला बंदोबस्त कार्यालय से वो पंजी प्राप्त होगा, उसमें आप लिखते चले जाएंगे। साथ ही जितनी आप कार्य करेंगे, एक सॉफ्टवेयर भी मिलेगी आपके सिस्टम में, जो लैंड सर्वे मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको सभी कुछ एंट्री कराते जाना है, उसमें स्कैन करके या डाटा एंट्री करके उसमें संधारित करना है। इस प्रकार वो प्रपत्र 4 में एक पृथक पंजी आपकी संधारित कर लेंगे, जो विवादग्रस्त या गैर सत्यापित की पंजी होगी। ठीक है, इस प्रकार ये कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। इसके बाद आप बढ़ते हैं। साथ ही एक चीज और ध्यान देंगे, किस्तवार के पूर्व अब अपने अमीन को संबंधित राजस्व ग्राम का जो विगत अधिकार अभिलेख होगा, वो विगत अधिकार अभिलेख कैडेस्ट्रल सर्वे का भी खतियान हो सकता है, रिविजन सर्वे का भी खतियान हो सकता है, चकबंदी खतियान भी हो सकता है। जहां जिस अंचल में आप कार्य कर रहे हो आप पता कर लेंगे कि उस अंचल में पता चल जाएगा उस राजस्व ग्राम में गत अधिकार अभिलेख कौन सा उपयोग हो रहा है, जिसके आधार पर राजस्व का कार्य किया जा रहा है, जिससे आपको वहां संबंधित अंचल अधिकारी से आपकी जानकारी मिल जाएगी कि भाई अमुक गांव में कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर का उपयोग हो रही है, अगर रिविजन सर्वे का खतियान उपयोग हो रही है या चकबंदी का खतियान हो रही है। जो अंतिम होगा गत अधिकार अभिलेख होगा, उसी के आधार पर आप प्रपत्र 5 खतियानी विवरणी आप तैयार करेंगे। प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी आपके अमीन तैयार करेंगे, उसी कॉपी करेंगे। वो जब प्रपत्र की चर्चा करेंगे तो बता देंगे कि उस प्रपत्र में कैसे अंकित किया जाएगा। ये आप जान लें कि प्रपत्र 5 जो खतियानी विवरणी का प्रपत्र है, उसी गत अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि तैयार की जाती है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी भी ध्यान देंगे कि जो प्रपत्र 5 आप तैयार करेंगे, अपने अमीन को बताएंगे, खेसरावार रकबा दर्ज करेगा। पर यदि मान लीजिए किसी खाता में 10 खेसरा है, प्लॉट खेसरा नंबर 525, उसका एरिया 25 डिसमिल, प्लॉट नंबर 527 एरिया 20 डिसमिल, 530 एरिया 10 डिसमिल, इस तरह से खेसरावार रकबा लिखेंगे, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर खेसरावार ही आपका जो 5 से ही 18 बनेगा। इसलिए इस तरह का नहीं, अगर मान लीजिए कि ऐसा अमीन आपके करते हैं कि 10 खेसरा लिख दिए और कुल रकबा लिख दिए 2 एकड़ 45 डिसमिल, तो हम आपको पता नहीं चलेगा किस खेसरा का क्या रकबा है। तो इसलिए ये ध्यान देंगे कि जब भी अगर खतियानी विवरणी प्रपत्र 5 में तैयार हो तो खेसरावार रकबा दर्ज होनी चाहिए। अब आइए, जब ये सब काम अगर हो जाएगा, सत्यापन हो गया, मेरा खतियानी विवरणी प्रपत्र 5 में तैयार हो गया, प्रपत्र 3 की जो पंजी है सत्यापन वो भी बन गया, प्रपत्र 4 में जो एक पृथक पंजी जो बनेगी वो विवादग्रस्त या गैर सत्यापित उस भी तैयार हो गई। अब किस्तवार का कार्य प्रारंभ करते हैं हम लोग। ये आपका अध्याय 5 है, बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली की अध्याय 5 में किस्तवार की प्रक्रिया दी हुई है आपका। ये नियम 7 है, समझ लीजिए। ये
बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 7 में आपका किस्तवार की प्रक्रिया दी हुई है। इसमें नियम 7 उपनियम 1 से लेकर उपनियम 6 तक पूरे वर्णन वर्णित है कि किस्तवार कैसे किया जाएगा। आप ये जान लें, किस्तवार जो हमारा मानचित्र विशेष सर्वेक्षण मानचित्र है, वो हमारे बिहार में 3 एजेंसियां इस मानचित्र को निर्माण करने की कार्य कर रही थी। बहुत कुछ जिले हैं, उनकी जिला आवंटित था। आपके आईआईसी हैं, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया वाईसी का था, और एवं अन्य जिले भी थे। इसी प्रकार से आईएलएफएस है, जिसे नालंदा शेखपुरा में आईएलएफएस को करना था। इसके अलावा और भी जिला उनको दिया आवंटित किया गया है। फिर जीआईएस कंसोर्टियम सुपौल, सहरसा, इस तरह की जिले उनको दी गई थी। इस प्रकार तीनों एजेंसी आपका इस विशेष मानचित्र वही उनके द्वारा तैयार किया गया है। वो मानचित्र जिला बंदोबस्त कार्यालय में जमा किए हैं, वहां से आपको शिविर में प्राप्त कराया जाएगा। आपके शिविर में यदि मान लीजिए कि 20 राजस्व ग्राम है, हो सकता है कि 25 भी हो। यदि छोटे छोटे राजस्व ग्राम होगा तो रकबा और उसके कुल खसरे के आधार पर वो राजस्व ग्राम संबंधित शिविर को आवंटित किया जाएगा। उसकी आप एक पंजी बना लेंगे। उस पंजी में जितनी अभिलेख संबंधित राजस्व ग्राम के प्राप्त होंगे वो पूरी संधारित कर लेंगे, ताकि पता चले कि आपके शिविर में कौन कौन से राजस्व ग्राम है। उससे बेजाबता कॉलम बना लेंगे। एक तरफ क्रम संख्या दे देंगे, शिविर राजस्व ग्राम का नाम दे देंगे, थाना संख्या लिख देंगे, अमीन को कौन कौन सा राजस्व ग्राम आवंटित किया गया वो डाल देंगे। अंचल कार्यालय से किस मौजे की आपको खतियान प्राप्त हुई है वहां आप अंकित कर सकते हैं। विशेष सर्वेक्षण मानचित्र से जो ये कौन सा प्राप्त हुआ, वो किस डेट को प्राप्त हुआ, वो दर्ज कर लीजिए। फिर कैडेस्ट्रल मानचित्र आपका जो विगत होगा वो भी आपको दिया जाएगा रेफरेंस के रूप में। उस पंजी में आप संधारित कर लें कि भाई ये कैडेस्ट्रल मानचित्र हमको प्राप्त हुआ, या रिविजनल अगर सर्वे हुआ हो लास्ट तो रिविजनल या चकबंदी वो आप दर्ज कर लेंगे। अगर जितनी आपकी अंचल कार्यालय से अभिलेख प्राप्त करते हैं 6 प्रति या सॉफ्ट कॉपी में राजस्व ग्रामवार उसको भी अंकित कर लेंगे। ये पता चलेगा कि मेरे इसकी कस्टोडियन कौन होंगे, आपके वहां संबंधित जो लिपिक होंगे सर्वेक्षण शिविर में, वो उनके पास ये पंजी होनी चाहिए, ताकि एक नजर में पता चल जाए कि मेरे इस शिविर में कौन कौन सी कागजात उपलब्ध है। साथ ही इस प्रकार जब ये हो जाएगा तब हम किस्तवार का कार्य प्रारंभ करते हैं। किस्तवार में विशेष सर्वेक्षण मानचित्र जो मिलेगा वो उपनियम 1 कहता है, नियम 7 और उपनियम 1 किसी राजस्व ग्राम का किस्तवार का क्रियान्वयन आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से धरातल मानचित्रण, कल भी बताए थे आपको, भूखंडों के साथ राजस्व ग्राम का सीमांकन और स्थल सत्यापन किया जाएगा। कल आपको बताए थे धरातल मानचित्रण, बेस मैपिंग और डिमार्केशन और ग्राउंड टूथिंग, ये 3 शब्द कल आपको बताए थे एक्ट में था। उसी एक्ट 3(7) उपनियम 1 में इसी काम को कहता है कि करने के लिए ये आपका नियमावली बता रहा है कि किसी राजस्व ग्राम के किस्तवार का क्रियान्वयन आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से। आधुनिक प्रौद्योगिकी क्या है? ईटीएस मशीन, डीजीपीएस के माध्यम से एजेंसी के द्वारा आप सहयोग करने के लिए उपलब्ध रहेगा, उसके प्रतिनिधि रहेंगे, उसके माध्यम से आप बेस मैपिंग करेंगे, धरातल मानचित्रण, उसकी मिलान करेंगे, भूखंडों के साथ राजस्व ग्राम का सीमांकन करेंगे। इसमें क्या करेंगे आप कि ट्रांजेक्शन का फिक्स करेंगे। प्रत्येक राजस्व ग्राम का जो चौहद्दी पर होती है 3 गांव की जहां मिलती है उसको ट्रांजेक्शन कहते हैं, त्रिसीमाना, या 4 गांव भी मिलेंगे वहां तो वो ट्रांजेक्शन लगती है। उसको पहले आप चिन्हित करके गांव की सीमा को आप चिन्हित करके फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं आप उसकी यूनिक बाउंड्री का निर्धारण करेंगे। 2 गांव जहां होगा उसकी सीमा का निर्धारण करेंगे। आप देखेंगे तो उसी स्थिति में जब तीनों गांव की सीमा का निर्धारण करते हैं, तीनों गांव के अमीन को उपस्थित रहना अनिवार्य है। यदि मान लीजिए कि आपके शिविर के हैं तीनों राजस्व ग्राम है तो ठीक है, आप तीनों अमीन को एक साथ कहेंगे कि आप वहां एक सीमा को निर्धारण करेंगे। यदि हो सकता है कि बगल वाले दूसरे शिविर से संबंधित हो तो अपने जो बगल वाले जो शिविर के अंतर्गत जो राजस्व ग्राम होगा वहां के कानगो, वहां के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी से संपर्क कर समन्वय स्थापित कर आप ऐसा तिथि निश्चित करेंगे उनके भी अमीन उपस्थित हो, कानगो उपस्थित हो और आप भी उपस्थित हो। उपस्थित होकर आप ट्रांजेक्शन का
निर्धारण करेंगे, फिक्स करेंगे। और उसके बाद यूनिक बाउंड्री का अब कहता है उपनियम 2, नियम 7 का उपनियम 2, राजस्व ग्राम मानचित्र भूखंडों की सघनता को देखते हुए विभिन्न पैमानों पर तकनीकी ब्यौरा, शीर्षक, मानचित्र से संबंधित कोई अन्य प्रशासनिक ब्यौरा निगमित करते हुए तैयार किया जाएगा। ये मानचित्र को तैयार करना है, यूनिक बाउंड्री का निर्धारण कर लेंगे, ट्रांजेक्शन का मिलान कर लेंगे, उसके बाद चौहद्दी वगैरह सब ठीक हो जाएगा, तो मानचित्र मेरा किस्तवार में सही हो गया। और साथ साथ और प्रक्रिया आपको ये जान लें कि आप जब मानचित्र मिले आपको, जब बंदोबस्त कार्यालय से, तो उस मानचित्र को आप पहले खोलकर देखें। देखने के बाद आप देखेंगे उस मानचित्र में दो कोई फिक्स पॉइंट ले लें। मान लीजिए कि उस मानचित्र में पूर्व में कोई बरगद का पेड़ हो, तार का पेड़ हो, टावर हो या स्कूल ही हो, आप मानचित्र में दिख रहा है, और एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट कम से कम 1-2 किलोमीटर से अधिक मानचित्र में उसकी पहले टेबल पर बैठकर उस मानचित्र में दो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप मेजरमेंट कर लें। ठीक है, जब आप मेजरमेंट कर लेंगे तो स्थल पर जाकर एजेंसी के प्रतिनिधि जो रहेंगे एटीएस मशीन के साथ, वो आपके साथ रहेंगे, उनको लेकर आप स्थल पर जाकर फिर उन्हीं दो फिक्स पॉइंट से आप स्थल पर जाकर उसका मेजरमेंट करें, और दोनों मेजरमेंट अगर मिल गया तो मानचित्र सही है। इसमें अगर मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर तक का अंतर आ रहा है, अगर 20 सेंटीमीटर से कम है तब भी मानचित्र सही है। अगर आपको लगे कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा अंतर आ रहा है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप अपने शिविर प्रभारी जो आपके होंगे, विशेष सर्वेक्षण सहायक पदाधिकारी, उनके माध्यम से एजेंसी को वापस करेंगे मानचित्र को ठीक करने के लिए। ये मानचित्र देखने का तरीका हुआ। इस प्रक्रिया को आप विभिन्न दिशाओं से में दोहराएंगे। कम से कम मान लीजिए कि अगर उत्तर दक्षिण से शुरू किए तो पूर्व पश्चिम से कर लीजिए। इस तरह से 3-4 पॉइंट से आप उसकी जब मिलान कर लेंगे तो आपको सही से ये पता चल जाएगा कि जो मानचित्र मिला है वास्तविक में स्थल का वो सही प्रतिकृति है। ये आप ये ध्यान देंगे इस प्रकार, और तब उसके बाद ट्रांजेक्शन फिक्स करेंगे, यूनिक बाउंड्री का निर्धारण कर लेंगे, तो ये इस प्रकार से वो सही हो गया। साथ ही कहता है कि उपनियम 3 के अमीन को प्रत्येक, क्योंकि मानचित्र जो मिलेगा उसमें पॉलीगोन होगा, भूखंड होगा, वो आपका खेसरा नहीं है, आप ध्यान दें, को खेसरा नहीं है जो, क्योंकि जो अभी जो खेत बना हुआ है उसी की फोटो है, आप समझ लीजिए, तो उसकी फोटो है, उसकी आप मिलान करते हैं स्थल पर जाकर, तो बहुत सा खेती के दृष्टिकोण से एक खेसरा में मेड़ डालकर 4 खेत बना दिया जाता है और एक ही रैयत का होता है। बिल्कुल, तो एक इस्तवार के क्रम में अमीन ये पता कर लेगा जाकर स्थल पर जाकर कि भाई एक रैयत को एक खेत है, एक प्लॉट था और उसमें खेती की दृष्टिकोण से मेड़ डालकर 4 खेत बना लिया गया, 4 पॉलीगोन में विभक्त हो गया, तो एक ही रैयत का अगर है तो उसको एफ लगाकर एक खेसरा का निर्माण कर देगा। इस प्रकार से मोटे मोटी कम समय में, क्योंकि हमारा किस्तवार का काम 30 कार्य दिवस में करना है, अगर आप एक एक प्लॉट को देखेंगे बहुत ज्यादा, खाली इतना ही पता करें जब प्लॉट पर जाएं, उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे, प्लॉट नंबर जो आपका पॉलीगोन का 1 होगा, तो उस स्थिति वहां खड़े हुए कि भाई बताइए अगल बगल कितने रैयत का खेत है, एक रैयत का कौन कौन सा खेत है, तो बता दिया कि नहीं सर मेरा एक ही है, और फिर क्या कि नहीं ये 4 मेरा ही है, उसी में फट सा एफ लगाए, हो गया, ये खेसरा का निर्माण हो गया। फिर आगे बढ़ा आपका अमीन। इस प्रकार अमीन को इस कार्य को 30 कार्य दिवस के अंदर में कर लेना है, ये आप जान लें। और अमीन को करना है तो 100% सभी पॉलीगोन, सभी भूखंड को सत्यापन करना है, तो उसी स्थिति में उसकी पेपर स्वामित्व नहीं देखना है, दखल भी देखने की जरूरत, खाली इतना जाए प्लॉट पर और जाकर वो देख ले कि एक जो पॉलीगोन बना हुआ है खेत एक व्यक्ति का है कि 4 व्यक्ति का है, एक ही व्यक्ति का है तो एफ लगाकर, एफ लगाने का मतलब एस जो लाइन है जो एजेंसी के द्वारा दिया रहेगा उसको एस लगाकर उसको इससे इंगित करेगा कि एक ही रैयत का 4 खेत है, 4 भूखंड है, 4 पॉलीगोन है, तो आपका एक खेसरा बन जाएगा। इस प्रकार से सभी सत्यापन कर कर वो खेसरा नंबर कच्चा डाल देगा, और डालने के बाद में वो क्या करेगा, फिर आपका नियम 7 उपनियम 4 कहता है कि मानचित्र का सत्यापन विगत सर्वेक्षण मानचित्र से तुलना के साथ विद्यमान भूखंडों की रकबा चौहद्दी का असल सत्यापन द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। एक चीज एक और ध्यान देंगे, जब आप उसकी
जो मानचित्र मिलेगा, आप 2 मुस्तकिल के बीच आप पेपर पर टेबल पर बैठकर उस मानचित्र में जो मेजरमेंट लेते हैं और स्थल से सत्यापन करते हैं, उसके साथ साथ ये भी ध्यान देंगे क्योंकि विगत अधिकार मानचित्र जो था और वर्तमान मानचित्र उसकी रकवा में कितना अंतर है। जब ट्रांजैक्शन यूनिट बाउंड्री फिक्स हो जाएगी और खेसरा का सत्यापन, जब जो भूखंड है उसका सत्यापन करके खेसरा का निर्माण कर लेगा, तो आप उस मानचित्र का कुल रकबा, विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का कुल रकबा, आज जो गत आपका मानचित्र होगा, कैडस्ट्रल का हो, रिविजनल का हो, चकबंदी का हो, उसका कुल रकबा, दोनों का आप मुकाबला कीजिए। यहाँ पर मुकाबला शब्द आपको बताए थे, इसी को मुकाबला में तुलना करना है, रकबा की तुलना को मुकाबला यहाँ करेंगे। यदि उसका तुलना 5% से कम है तब भी वो मान्य है, ये आप समझ लीजिए। 5% से कम, यदि रकबा, अगर आप नया वाला मानचित्र का रकबा 5% से ज्यादा अगर बढ़ता है, तब उसी स्थिति में भी एजेंसी को वापस करना है। और है अगर सब ठीक रहे तब भी इसको अनुमोदन हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के यहाँ आप मानचित्र को भेजकर उस रकबा को अनुमोदित कराएंगे। जब हो गया 30 कार्य दिवस में कार्य समाप्त हो गई तो मानचित्र आप एजेंसी को दे देंगे। मानचित्र क्या करेगा एजेंसी, जो पॉलीगॉन था एफ लगाकर आप एक खेसरा का निर्माण किए और नंबर डाल दिए, उस नया नंबर 1 से लेकर 100 तक डाल देगा, जो अंतिम नंबर तक डाल दिया और वो खेसरा बन गया। ठीक है, और एजेंसी जो है उस मानचित्र को आपको देगा। जब आपकी शिविर में वो मानचित्र मिल गया तो उसे भी आप प्रदर्शित करेंगे। कहाँ प्रदर्शित करेंगे? पंचायत कार्यालय में, अपने शिविर कार्यालय में, संबंधित राजस्व ग्राम में उस सूचना पट पर चिपका देंगे कि रैयत वो देखे कि आपका एक रैयत का जो एक 4 खेत था उसका एक प्लॉट बन गया, तो अपना रैयत देख लेगा कि मेरा जो कागज है मेरे पास में 4 प्लॉट का है, 4 प्लॉट है कि नहीं है। तत्पश्चात अब आप आइए, ये तो हो गई, मगर साथ साथ ये भी आप जान लें कि जब उद्घोषणा होती है उसी समय नियम 8 के अंतर्गत खानापुरी दल का भी गठन बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा कर दी जाती है, तभी ना आप कार्य प्रारंभ करते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी ये नियम जो है बाद आता है किस्तवार के बाद, जबकि ये पहले होना चाहिए था। खानापुरी दल का गठन भी उसके सदस्य होते हैं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन। ये खानापुरी दल का सदस्य होते हैं और उस सभी को बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा कार्य आवंटित किया जाता है कि किस अमीन को कौन सा गांव दिया जाएगा कि भाई वो खानापुरी सर्वेक्षण का कार्य करेगा, कौन से कानूनगो को कितने गांव आवंटित की जाएगी, ये भी कार्य आपके बंदोबस्त पदाधिकारी के आदेशानुसार होगा, आवंटन होगा, फिर खानापुरी दल का गठन होगा और जो भी खानापुरी दल होगा वो जिला के राजपत्र में प्रकाशित होगा। ये आप जान लीजिए, ये नियम 8 उपनियम 2 के अंतर्गत जो खानापुरी दल बनेगा वो जिला के राजपत्र में प्रकाशित होगा कि इस सर्वेक्षण का कार्य अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए, इस प्रकार खानापुरी दल का होगा। तब आपका किस्तवार हो गया, तो नियम 9 याद रखिए, खानापुरी कार्य, इसी के अंतर्गत खानापुरी कार्य शुरू प्रारंभ होता है क्योंकि किस्तवार हमारा हो चुका है। खानापुरी कार्य जब शुरू करते हैं इसमें क्या क्या होगा, इसमें महत्वपूर्ण रोल आपका होगा, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और अमीन का होगा। आपके नेतृत्व में ये खानापुरी कार्य किया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। नियम 9 में जो खानापुरी कार्य किया जाएगा वो उसके नेतृत्व में आप करेंगे, आपके पर्यवेक्षण में खानापुरी कार्य किया जाएगा। इस आप ये जान लें, इस खानापुरी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो खतियानी विवरणी जो आपको बताया कि प्रपत्र 5 में जो बनेगी वो 3 प्रति में बनती है, मगर आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर बना रहे हैं आपको उस डाटा को डालना है तो बनेगी, तो अपना एंट्री हो जाएगा। और जो खेसरा पंजी भी उस 3 प्रति में बनाना है नियमावली के अनुसार। अब आइए 3.2, 3.1 तो वंशावली था, 3.2 यादाश्त पंजी का संधारण। आपको यादाश्त पंजी एक मिलेगी जिला बंदोबस्त कार्यालय से, उसमें खेसरावार रहता है वो, और कैसे है उसमें आप जब आपकी जो मानचित्र मिला किस्तवार के बाद एजेंसी के द्वारा वो प्लॉट का निर्माण करके दिया गया, तो उसमें प्लॉट का भी जो खेसरा नंबर 1 होगा उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे, तब यादाश्त पंजी का संधारण आप करते हैं। तो आपके अमीन जाएंगे खेसरा नंबर 1 पर और उससे पूछेंगे किसान से ये जमीन कैसे प्राप्त हुआ,
उसी में आपका किसान बताएगा कि ये अमीन साहब को बताएंगे कि ये विक्रय पत्र के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, या मेरे गत अधिकार अभिलेख में मेरे पिताजी दादाजी के नाम से था, उनका देहांत हो गया, उसके उत्तराधिकारी के आधार पर हम प्राप्त किए हैं। तो ये आपका दिया हुआ है कि किस किस इंस्ट्रूमेंट आप ये जान लीजिए कि वो परिवर्तन हुआ। इसी में आपका नियम 9 और 3 खंड कहता है कि खानापुरी दल जिन तथ्यों को ध्यान में रखकर आधारभूत अधिकार अभिलेख तक खेसरा पंजी में रहती जोतों के अधिकार एवं स्वामित्व का निर्धारण करेंगे। आप समझ लीजिए, तो जमीनी अद्यतन जमीनी वास्तविकता स्थल पर जाएंगे, उस हिसाब से जो वास्तविकता रहेगी, वो जो मान लीजिए कि वो गत अधिकार अभिलेख उनके दादाजी के नाम से था, आज उसका बेटा है, उसके बाद आपसी बंटवारा कर उसे प्राप्त हुआ, तो बंटवारा का कागज देगा, उस आधार पर उसके उस वंशावली के अनुसार उसके जो पौत्र होगा उसके नाम पर यादाश्त पारित करेंगे, वो प्रतिविधित करेगा अमीन, और आपके द्वारा आदेशित किया जाएगा कि खेसरा पंजी में श्री फलाना के नाम से खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में नाम दर्ज करें। तो आपका जो यादाश्त पंजी है उसमें कॉलम है कि किस तिथि को प्रपत्र 6 में नाम दर्ज किया, अमीन वो अंकित करेगा। जब हम प्रपत्र भरने की तरीका बताएंगे उसमें विस्तृत बताएंगे। मान लीजिए कोई परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन आपको बताए कि कोई जमीन बिक्री हो चुकी है, बदलायन हुआ, दान में मिला, इस तरह भी जिस खेसरे पर अमीन जाएगा वहां जो रैयत जिनका होगा, जो जिस आधार पर स्वामित्व प्राप्त करते हैं, उस हिसाब से खेसरा पंजी का निर्माण करेंगे। स्वामित्व और तब दखल आता है, पहले स्वामित्व देखेंगे, तब दखल देखेंगे, तब जाकर यादाश्त पारित होगा और खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में निर्धारण होगा। और ये जो भी आदेश देंगे वो आपके द्वारा दिया जाएगा, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा दिया जाएगा। अमीन सिर्फ उस यादाश्त पंजी में वो प्रतिवेदित करेंगे, रिपोर्टिंग अथॉरिटी रहेंगे, और आप पासिंग ऑफिसर हैं वहां, आपके द्वारा वो आदेश निर्गत किया जाएगा और आपके अनुसार ही प्रपत्र 6 का संधारण होगा। साथ ही आपको मिलेगा कि कोई रैयत ऐसा है, जब यादाश्त पंजी पारित की प्लॉट नंबर 50 पर पहुंचा, वो रैयत बोल रहा है कि मुझे बास्कित पर्चा से मिला है, तो आप जो अंचल कार्यालय से लाए हैं बास्कित पर्चा की जो पंजी सूची उसे मिलान कर लें, देख लें वास्तविक में क्या वो है कि नहीं, उसका नाम ये आपको देख लेना है, तब जाकर उसकी में यादाश्त पंजी का संधारित करेंगे, आदेश देंगे खेसरा पंजी में दर्ज करने के लिए। बंदोबस्ती से मिला हो, भूदान में अगर मिला हो दान के रूप में, उसकी भी सूची आप प्राप्त किए हैं। रैयत अगर दावा कर रहा है कि नहीं मुझे भूदान के में दान के द्वारा मिला है और उसकी दाखिल खारिज कराए हुए राजस्व रसीद उसके पास में है, तो आपके पास सूची है, उसको भी देखकर आप प्रपत्र 6 का संधारण करेंगे। इस प्रकार मान लीजिए कोई रैयत आज गए उस प्लॉट पर अनुपस्थित पाए, नहीं उपस्थित है, तो अमीन को कहेंगे कुछ छोड़कर आगे बढ़ेगा, ये नहीं कि उसके इंतजार में ही बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं होगी। जब अगले दिन वो रैयत उपस्थित होंगे तब पुनः फिर वो देंगे सारी स्वामित्व के लिए साक्ष्य और दखल के हिसाब से खेसरा पंजी का निर्धारण होगा। पहले यादाश्त पंजी में दर्ज होगा, उस पर आपके द्वारा आदेश दिया जाएगा, तब खेसरा पंजी का निर्माण होगा। इस प्रकार होती है ये, ठीक है। ये इसमें भी आपके द्वारा जो खेसरा खानापुरी खेसरा पंजी का 25% जांच किया जाएगा। पूर्व में भी किश्तवाड़ में आपके द्वारा 25% प्रत्येक गांव में भूखंडों की जांच करनी थी किश्तवाड़ में, और यहाँ भी प्रत्येक खानापुरी में जो खेसरा का निर्माण होगा उसकी भी 25%, और यादाश्त पंजी जो आप पारित करेंगे वो 100% करना है। और भिन्न भिन्न स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी प्राधिकृत किया गया है कितना % जांच करना है। आपको किश्तवाड़ में भी 10% था, प्रभारी पदाधिकारी जो अपर समाहर्ता स्तर के होते हैं 2%, बंदोबस्त पदाधिकारी जो समाहर्ता ही प्रभार में है इसलिए 1%, और खानापुरी में भी इसी प्रकार से उन लोगों को रेंडमली जांच करना है। जब आपका बन गया, ये आपका खानापुरी हो गई, तो फिर कहता है कि इसी में आपका नियम 9 और 3 का घ है कि खानापुरी पर्चा जब खेसरा पंजी बन जाएगा और यादाश्त सारे आप गांव का पारित करके खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में आप संधारित कर देंगे, तो सभी रैयतों को खेसरावार उनके खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 में उसमें क्या रहता है, रैयत का नाम, पिता का नाम लिखा रहता है, पता रहता है, उनका लिंग होगा, उनकी जाति होगी, और उसके बाद उनकी भूमि का पूरी विवरण लिखा होता है खानापुरी पर्चा में प्रपत्र 7 में। और साथ साथ उसी
प्रत्येक खेसरा का एलपीएम देते हैं, लैंड पार्सल मैप देते हैं। वो पूर्णतः भी होगा या आंशिक भी होगा, और दोनों लगाकर आप रैयत को आपके यहाँ जो शिविर में आईटी बुआई होंगे या एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक रैयत को वितरित करते हैं। ये व्यवस्था दी गई है, ये प्रपत्र 8 में। और इस प्रकार से उपनियम नियम 7 का उपनियम 5 है। इसके बाद उसकी आपत्ति आएगी। आपत्ति जब आएगा तो खानापुरी पर्चा वितरित हो गया, एलपीएम वितरित हो गया, सभी रैयतों के द्वारा जो है प्रपत्र 8 में आपत्ति दी जाएगी, या आप जान लीजिए। तो जब आएगा आपत्ति तो शिविर में क्या करेंगे भाई आप, इसी नियम 7 और उपनियम 9 के अंतर्गत उसमें सभी भूस्वामी हो, चाहे किसी अगर विभाग का हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार प्रतिष्ठान का हो, स्थानीय निकाय का हो, उनके द्वारा भी, विभाग के द्वारा भी आपत्ति दी जाएगी कि मुझे जो पर्चा दिए मेरा ठीक ठाक है नहीं, अगर कहीं त्रुटि है तो आपत्ति देंगे प्रपत्र 8 में। और आपके यहाँ जो शिविर में लिपिक होंगे वो उसे रिसीव करेंगे, और उसको जितनी आपत्ति आएंगी वो एक पंजी है 10 में एक पंजी होगी, रजिस्टर होगी, उस सारी आपत्तियां या दावों को क्रमवार दर्ज करते चला जाएगा, अंकित करते जाएगा। और एक जब रैयत 8 में देंगे, एक पावती के रूप में भी आप जिला बंदोबस्त कार्यालय से एक मिलेगा, रिसीविंग का बीज है, उसमें भरकर 1/9 में से 1 रैयत को उपलब्ध करा देना है कि आपके आपत्ति इस दिनांक को शिविर में प्राप्त हुआ, ताकि उनके पास भी साक्ष्य रहे कि आपत्ति उनके द्वारा जो समर्पित किया गया वो रैयत को भी मिले। ये प्रपत्र 9 में देना है। और एक पृथक 10 में एक पृथक पंजी बनाकर उसमें रिसीविंग होते जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरी खानापुरी पर्चा का वितरण हो गया, और सारी चीजें जब हो गई तब अब आपका मूल दायित्व शुरू होती है। नियम 10 यही कहता है कि खानापुरी के दौरान दावों आक्षेपों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा भाई, आपके द्वारा किया जाएगा। नियम 10 और उपनियम 1 में कहता है कि संबंधित कानूनगो, कानूनगो कौन है, आप हैं, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और कानूनगो दोनों एक ही पद है, के द्वारा संबंधित पक्षकारों को आपत्तियां जुआई। अब हमने पुस्तकार को बोलेंगे, जो लिपिक प्रपत्र 10 में जो आपत्तियां को संधारित किए हैं, जैसे ही आपत्ति आएगी उसको आप कहेंगे कि भाई आप सूचना निर्गत करें, पृथक अभिलेख खोलकर सूचना निर्गत करें। आप एक ध्यान देंगे कि जो आपत्तियां आएंगी वो आपको एक समय सीमा है, 15 दिनों के अंदर ही आपत्ति लेना है। तो आपको मालूम हो कि अगर किसी, यदि मान लीजिए कि 1 मई को आप आपत्ति लेना शुरू किए, तो 1 मई को जो जितनी आपत्तियां आएंगी उसी दिन 10 में संधारित करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसी दिन पंजी 10 में एंट्री कर दिया, और उसी दिन लिपिक का दायित्व बनता है उसी दिन 10 जितनी आपत्तियां आई, 10 आई 5 आया, सबका एक पृथक अभिलेख खोल देगा, सुनवाई का अभिलेख खोलकर और सूचना कर निर्गत कर देगा। आपको बताएंगे कि कैसे आप सुनवाई की प्रक्रिया करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे कैसे अभिलेख का संधारण होगा। आप ये जान लें, एक अभिलेख खुलेगी जिसमें जो आपत्ति करता होते हैं उनका पहले नाम होता है लिखा हुआ, नाम, श्री, ये पिता का नाम, पता, उन क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनका डिमांड है, उसके तथ्य देते हुए और उसकी सूचना निर्गत किया जाएगा। इस तरह से सुनवाई की प्रक्रिया करना है, और ये सुनवाई आपको 30 कार्य दिवस के अंदर में कर एक तर्कसंगत आदेश के तहत पारित कर देना है जितनी आपत्तियां आएंगी, क्योंकि खानापुरी पर्चा तैयार किया गया आपके द्वारा, उस पर जो आपत्तियां आएंगी वो आप ही के द्वारा सुनवाई किया जाएगा। इसी नियम 10 के अंतर्गत खानापुरी के दौरान दावों आक्षेपों की निपटारा विशेष सर्वेक्षण कानूनों के द्वारा किया जाना है। यदि मान लीजिए कि लोक भूमि से संबंधित आपत्ति आ गई तो आप क्या करेंगे, लोक भूमि से संबंधित अगर यदि आपत्ति आता है तो आप अभिलेख खोलकर सूचना निर्गत कर अपने जो शिविर में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी जो प्रतिनियुक्त होंगे, जो इस लोक भूमि से संबंधित वादों की निपटारा करेंगे, उनके समक्ष आप अभिलेख को अग्रसारित कर देंगे, भेज देंगे। फिर वो अपनी कार्यवाही शुरू कर देंगे, और शुरू कर उन्हीं के द्वारा, उन्हीं को शक्ति दी गई है नियमावली में कि उन लोक भूमि से संबंधित आपत्तियों एवं दावों की निपटारा उनके द्वारा किया जाए। ये जान लीजिए। फिर नियम 10 में उपनियम 4 भी कहता है कि सूचना के समुचित तामीला के बाद भी यदि कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, आपके द्वारा ये प्रश्न भी आ सकता है कि सर हम तो सूचना किए, अब कोई पक्ष उपस्थित नहीं हुआ, तब क्या करेंगे हम।
तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि 2 बार सूचना दे दीजिएगा और तीसरे बार में आप स्थल पर जाकर और राजस्व अभिलेख और स्थल सत्यापन के आधार पर आप एक पक्षीय निपटारा आप उस आपत्तियों को कर सकते हैं। स्थल पर जाने के लिए वहां पर एक मेमो ऑफ इंस्पेक्शन बना लीजिए, इसको कहते हैं हिंदी में ज्ञाप वाद, मेमो ऑफ इंस्पेक्शन। उसमें मेमो ऑफ इंस्पेक्शन के लिए जब सही आप सूचना निर्गत कर दिए, कोई पक्ष नहीं उपस्थित हुआ, एक तिथि निश्चित कर दीजिए कि अमुक तिथि को संबंधित राजस्व ग्राम में खेसरा संख्या इतना, आपत्ति इतने के संबंध में हम स्थल जांच करने हेतु आ रहे हैं। और सभी वहां के दोनों पक्षकारों को सूचना निर्गत कर दीजिए। गांव में जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हो या कुछ रैयत हो, ये सभी लोगों को जानकारी हो जाए। 5-7 लोगों को जो तामिला करने जाएगा सूचना, वो आपका उसी प्रकार से तामिला करके सभी लोगों को जानकारी दे देगा। और तब आप जाइए और तब वहां मेमो ऑफ इंस्पेक्शन बनाकर जांच कर राजस्व अभिलेख और मेमो स्थल सत्यापन के आधार पर एक पक्षीय आप आदेश निर्गत कर सकते हैं। आप स्वतंत्र है, आपके विवेक पर है। जब इस प्रकार सारी आपत्ति की निष्पादन कर दी जाती है, तब नियमावली के नियम 11 वो क्या कहता है भाई, खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी। ठीक है, जब आप अब आगे का प्रक्रम की काम शुरू होगा, तो उसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर विश्रांति एक है। विश्रांति में क्या होता है कि जो भी अभी तक कार्य किया गया उसकी जांच की जाती है, और यह है वो विश्रांति का प्रथम चरण कहा जाता है। ये आपका नियम 11 में व्यवस्था है। जो विश्रांति 2 शाखा होती है, आलेख शाखा और रकवा प्रशाखा, और दूसरा होता है खेसरा प्रशाखा। यहीं पर आपका जो आपके द्वारा यादाश्त पंजी संधारित की गई, खेसरा पंजी किया गया और सुनवाई की गई सारे अभिलेखों को जांच कर विश्रांति में अगले चरण के कार्य के लिए अभिलेख को तैयार किया जाता है। ये नियम 11 के तहत खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी होती है। तैयारी जब हो गई तो नियम 12 के तहत खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन किया जाता है। यह प्रकाशन कितने दिनों के लिए होगा? लगातार 30 दिनों की अवधि के लिए होगा। यह प्रकाशन किनके हस्ताक्षर से होगा? विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जाएगा। ये प्रकाशन कहाँ किया जाएगा? तो संबंधित राजस्व ग्राम में, संबंधित पंचायत में, सार्वजनिक स्थल पर, शिविर में, जहां की रैयत को प्रदर्शित हो गया है। और कोई रैयत अगर मानचित्र मांग अगर देखे साथ साथ जो अधिकार खानापुरी अधिकार अभिलेख के साथ साथ मानचित्र का भी प्रकाशन किया जाएगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, मानचित्र और खानापुरी अधिकार अभिलेख दोनों का प्रकाशन विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जाएगा। और जो भी अगर वो देखने आएगा रैयत, वो मुफ्त में देखेगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क वो आकर देखेगा। अगर कोई रैयत चाहता है कि हमको मानचित्र चाहिए, हम मानचित्र खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, नियम 12 उपनियम 3 के अंतर्गत वो मानचित्र जो निदेशालय के स्तर से एक दर निर्धारित की गई है, उस दर पर आप आपके शिविर में लिपिक पैसा लेंगे और एक प्रति मानचित्र और आप उसे संबंधित रैयत को उपलब्ध करा देंगे। है ठीक है। आज जब आप क्या प्रारूप प्रकाशन हो गया, तो नियम 13 में क्या कहता है भाई, नियमावली के नियम 13 अधिकार अभिलेख प्रारूप की प्रविष्टियों के विरुद्ध दावा आक्षेप दायर किया जाना। ठीक है, प्रारूप प्रकाशन हुआ, यहां भी आपकी आपत्ति आएगी। साथ ही एक ये ध्यान देंगे कि जो प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा उसकी एक सूचना निर्गत होती है प्रपत्र 13 में, तभी ना प्रारूप प्रकाशन होगी। तो सूचना पर जो निर्गत किया जाएगा कि भाई लगातार 30 दिनों के लिए, तो दिनांक इतना से इतना तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रारूप प्रकाशन की लगातार प्रकाशन किया जाएगा। वो सूचना विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जाता है। साथ ही अब आपत्ति आएगी, तो आपत्ति जो आएगा प्रपत्र 14 में, और प्रपत्र 14 में जब आपत्ति आएगी तो इसमें भी रैयत देंगे आपत्ति, संबंधित विभाग के लोग भी देंगे, चाहे वो नगर निकाय से संबंधित हो या स्थानीय निकाय से संबंधित हो, ग्राम पंचायत हो, लोक प्रतिष्ठान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अगर मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग की जमीन है तो वो भी देगा, शिक्षा विभाग के भी होंगे, स्कूल, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल का आपत्ति हो अगर हुआ
कि नहीं भाई मेरा रकबा इतना था, घट रहा है रकबा, नाम में गलती है, सुधार के लिए प्रपत्र 14 में आपत्ति दिया जाएगा। और यहाँ भी आपको एक प्रपत्र 15 में एक पृथक पंजी का संधारण होगा। एक पंजी का संधारण कौन करेंगे? वो आपके लिपिक करेंगे। और 16 में एक पावती देंगे, रसीद। जिस तरह से 9 में 8 में आपत्ति आई तो 9 में दिया गया, यहाँ 14 में आपत्ति आएगी, वो 16 में एक रसीद देंगे, एक पावती के रूप में सभी रैयतों को, चाहे रैयत हो, चाहे किसी विभाग के प्रतिनिधि हो या स्थानीय निकाय के हो, वो सभी को एक पावती भी मिलेगी कि ये आपका आपत्ति रिसीव किया गया, एक प्रति आप लीजिए। इस प्रकार से ये आपका हो गया। जैसे ही आपत्ति आती है तो आपकी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व बनता है उसी दिन अभिलेख खोलकर सभी को सूचना निर्गत कर वो कार्रवाई प्रारंभ कर दें, आपत्तियों की निपटारा का कार्रवाई प्रारंभ कर दें। ये नहीं सोचें कि भाई 30 दिन तक हमको प्रकाशन करना है, 31वें दिन से काम शुरू करें, तो फिर विलंब हो जाएगा। क्योंकि आप उनके द्वारा भी आपत्ति की निष्पादन 60 दिनों के अंदर में करना है, क्योंकि आपत्ति 8 में अगर आपत्ति आती है तो 30 कार्य दिवस में आपके द्वारा करना है। तो जैसे ही अगर एक पहला दिन आया उसी दिन अभिलेख खोलकर हम कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे आप लोग, तो ये मालूम होगा कि वो अगर 30 दिन का इंतजार करेंगे तो सारी आपत्तियां विलंब हो जाएगी। क्योंकि अगर 1 अप्रैल को अगर आता है आपत्ति तो 30 अप्रैल तक निष्पादन कर देना है। अगर 30 अप्रैल का अगर आता है आपत्ति तो 30 कार्य दिवस में करना है। तो उस समय 30 तारीख को जो आएगा आपत्ति कम आएगा, 5, 7, 8 रहेगा। अगर मान लीजिए सारा काम आप रोके रह गए तो उस दिन ज्यादा काम शुरू होगा तो विलंब ज्यादा होगा, क्योंकि तय समय सीमा के अंतर्गत कार्य करना है। नहीं तो इसी स्थिति में आपको निर्देशालय स्तर से समय समय पर आपके कार्यों का भी मॉनिटरिंग किया जाएगा और उसके आधार पर आपको कार्रवाई की हो सकती है। आप समझ लीजिए, यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप है, प्रत्येक दिन कितना काम किए, आपको भी अपने काम का प्रतिवेदन प्रत्येक दिन शाम में आपको अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से निदेशालय को भेजना है। और उस जो आप कार्य करेंगे उसको आपके हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं उसको भी देखते रहेंगे, उस हिसाब से आपका होगा। ठीक है, अब आइए जो सुनवाई करेंगे नियम 13 और नियम उपनियम 7 के अंतर्गत एक सूचना निर्गत करेंगे। क्योंकि आप 11 में प्रपत्र 11 में सूचना निर्गत किए, जो आपत्ति आई उस समय आपके द्वारा जो सुनवाई किया गया वो प्रपत्र 11 में सूचना आप निर्गत किए। यहाँ आपके प्रपत्र 17 में एक सूचना सभी पक्षकारों को विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और सूचना निर्गत कर सभी आपका एक तिथि निश्चित कर सभी आप सुनवाई कर उस आपत्तियों का निष्पादन करेंगे। अगर उनको लगा कि किसी में स्थल जांच करने की आवश्यकता है, यहाँ भी वो मेमो ऑफ इंस्पेक्शन एक बनाएंगे, स्थल पर जाएंगे, भौतिक दखल के साथ पूरी लेकर एक मेमो ऑफ इंस्पेक्शन बनाकर और साक्ष्य के आधार पर उन आपत्तियों की निष्पादन करेंगे। और नियम 13 और उपनियम 10 में दिया हुआ है कि अधिकतम 60 दिनों के अंदर में उनके द्वारा आपत्तियों की निष्पादन करना है। ठीक है, अब जब ये पूरी कार्य जब हो जाएगी तो फिर यहाँ पे नियम 14 कहता है विश्रांति का द्वितीय चरण है। आप सारी अभिलेख चला जाएगा विश्रांति के लिए, और वहां जो द्वितीय चरण है विश्रांति में सभी आपका जांच, सफाई, मुकाबला, तरतीब, इन सारी कार्य को वहां देखा जाएगा, मिलान किया जाएगा। और जब सब कुछ जांच वगैरह जब सही हो जाएगी, इसके बाद अगले चरण के लिए अभिलेख को तैयार किया जाएगा। साथ ही नियम इसी में फिर जब जांच, सफाई, मुकाबला ये सब हो जाएगा तब तो फिर यहाँ प्रपत्र 6, 5 और 6 उससे फिर नया बन जाएगा प्रपत्र 18 और 19। 18 बनेगा नया 23 और 19 बनेगा नया खेसरा पंजी। वहां था 5 खतियानी विवरणी और 6 क्या है खेसरा पंजी, तो यहाँ 19 हो जाएगा खेसरा पंजी, नया खेसरा पंजी, और 18 हो जाएगा नया खतियानी विवरणी, नया 23 जो है। इस प्रकार से 18, 19 बन जाएगा। अब जो भी होंगे इसी विश्रांति के द्वितीय चरण में आपका तरतीब का काम होगा। तरतीब क्या था कि भाई वर्णमाला के अनुसार सभी रैयतों को वर्णाक्रमानुसार नाम को सजाना,
अ से लेके ग तक उसकी रैयतों का इस हिंदी लेटर के मुताबिक सभी रैयतों का नाम को सिलसिलेवार रखा जाएगा। इसी कार्य को तरतीब कहा जाता है, इस प्रक्रिया को तरतीब कहा जाता है। साथ ही यहाँ नियम 14 और उपनियम 5 क में लगान दर तालिका भी तय करना है। आप ही जान लें, क्योंकि हमारा अधिकार अभिलेख बन गया, तो आपको यहाँ आपको बताए थे अधिनियम में कि राज्य सरकार लगान दर तालिका निश्चित करती है, तय करती है कि लगान क्या होगा। आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा कैडेस्ट्रल डिविजनल सर्वे में लगान की जो काम होती थी, बंदोबस्ती लगान का निर्धारण हो गया तो वो बंदोबस्त का काम हो गया आप है। तो उसी स्थिति में समय ज्यादा लगता था, क्योंकि उस समय लगान जो तय होती थी, मैंने आपका मिट्टी के अनुसार उसकी उपज, उस सिंचाई के साधन, इस तरह को देखते हुए आपका हर भिन्न भिन्न जिलों में अब धनर का अलग होता था, ढीठ अलग होता था। इस प्रकार उपज के आधार पर उसकी लगान और बाजार मूल्य के अनुसार से दर तालिका बनती थी। जिस लंबी प्रक्रिया थी उसको अब संक्षिप्त कर दिया गया इस नियमावली में। वो आपका राज्य सरकार एक ही बार तय कर दी कि बांस की जमीन है तो 1 रुपये प्रति डिसमिल बांस की भूमि, यदि कृषि योग्य भूमि है तो 75 पैसे प्रति डिसमिल, ये तय हो गया। भीठ भूमि है तो 60 पैसे प्रति डिसमिल, चौड़ दियारा पथराही बलुआही अगर है तो 50 पैसे प्रति डिसमिल। अगर विभिन्न सरकार या सरकारी विभाग की अगर द्वारा विभाग की अगर भूमि है तो उसे 1 रुपये प्रति एकड़ एक नॉमिनल रख दिया गया कि इससे पता चल जाए, ये हमारे यहाँ जब पंजी 2 बनेगी तो ये पता चल जाए कि ये सरकार की भूमि है, किसी विभाग की भूमि है। फिर अगर व्यवसायिक अगर शहरी भूमि है तो 5 रुपये प्रति डिसमिल अगर है। यदि मान लीजिए व्यवसायिक भूमि है तो आप कुछ जानकारी दे दें, ऐसा भी मिलेगा आपको गांव में कि एक प्लॉट है वो 50 डिसमिल का है, 20 डिसमिल में कृषि कार्य होता है, खेती किया जाता है, और 30 डिसमिल को किसी व्यवसाय किया जा रहा है, कोई फैक्ट्री लगा दिया गया, प्लाई का फैक्ट्री लगा हुआ है, तो उसका क्या होगा भाई, उसका लगान अलग होगा। वो लगान कहाँ तय होती है? बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 के अनुसार उसका लगान का निर्धारण होता है। इस पर भी क्लास आपका रहेगा। उस वर्ग में आपको विस्तृत बताया जाएगा कि बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोग के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 के तहत कैसे लगान तय की जाती है। उसके लिए आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। वो रैयत जो है अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन पत्र देते हैं, वो फिर अंचल अधिकारी के यहाँ होता है, जमीन से संबंधित जांच होती है, तब अनुमंडल पदाधिकारी उसको सलामी के हिसाब से जो MBR है उस हिसाब से लगान लेने की वो आदेश करते हैं, और अंचल कार्यालय में आकर उसकी जमाबंदी बनती है और लगान की वसूली होती है। जब हमारा है इस हिसाब से उसका तय हो जाएगा कि 20 डिसमिल का लगेगा कृषि योग्य भूमि और 30 डिसमिल का जो अनुमंडल पदाधिकारी को द्वारा इस संपरिवर्तन अधिनियम के तहत जो लगान तय होगी वो आप उसी अधिकार अभिलेख में दर्ज करेंगे। यदि मान लीजिए कि वो व्यवसाय करना बंद हो गया तो पुनः फिर अपने मूल रूप में चला जाएगा, कृषि योग्य भूमि में उसकी गिनती होगी, जो लगान होगा वो लगेगा। ये आप जान ले, जानकारी के लिए आपको दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मुक्त कर दिया जाएगा। अब आइए, जब लगान जब तय हो गया 18 क में लगान दर तालिका, तो उसी स्थिति में क्या करेंगे? आपके शिविर में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी उसको प्रकाशित करेंगे 15 दिनों के लिए, और आपत्ति लेंगे कि किसी रैयत का अगर कृषि भूमि थी तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी लगान व्यवसायिक कर दिया गया, शहरी लगान लगा दिया गया, भीठ वाले को कृषि योग्य भूमि का नहीं तो लगान ले लिया गया, बांस भूमि का तो लगान नहीं ले लिया गया। इसलिए वो अपनी रैयत आकर देखेगा कि मेरा जो लगान तय हुआ है सही सही तय हुआ है कि नहीं, लगान का निर्धारण सही किया गया है कि नहीं, बंदोबस्ती का कार्य सही किया गया है कि नहीं। तो अगर किसी तरह की आपत्ति होगी तो रैयत लिख कर शिविर में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति करेगा। उन आपत्तियों का भी आप नियम 14 उपनियम 5(1) के आलोक में तैयार किए गए जितनी आप होगी उसकी निष्पादन करेंगे। तत्पश्चात उसका आपका नियम 5 है, और उपनियम 5 क और 4 के तहत संबंधित राजस्व ग्राम के रैयतवार लगान दर तालिका को बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुधार के साथ साथ बिना सुधार के साथ भी स्वीकृत किया जाएगा। ये आपका जब प्रकाशित हो गया, आपत्ति कर निष्पादन कर दिया गया, तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उसे आपको प्रभारी पदाधिकारी के यहाँ वो भेजेंगे के माध्यम से भेजेंगे। आप
भेजेंगे, समर्पित करेंगे। अगर बंदोबस्त प्रभारी पदाधिकारी अगर लगा कि ठीक है तो उसे फिर संपुष्टि हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ लगान दर तालिका को भेज देंगे और वहां से स्वीकृति अगर मिल गई तो पुनः फिर वो चलाएगा आपके शिविर में। यदि मान लीजिए कि लगा कि नहीं इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो पुनर्विचार हेतु विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को पुनः वो भेज देंगे और उसके बाद आपके जो शिविर के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे जो उनके द्वारा आपत्ति उठाई जाएगी उसकी निराकरण कर पुनः फिर प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ भेजेंगे और जब वहां उस स्वीकृत हो जाएगा तब प्रपत्र 20 में आपका लगान जो तय किया जाएगा उसे दर्ज कर दिया जाएगा। साथ ही जब प्रपत्र इसमें कहता है कि नियमावली के नियम 14 और 6 जब प्रपत्र 20 में लगान तय हो जाएगी तो 4 प्रति में आपका अधिकार अभिलेख का निर्माण होगा। ये आप जान लीजिए, जो अधिकार अभिलेख होगा वो तैयार होगा 4 प्रति में है। 4 प्रति कौन कौन सा होगा? जो तैयार किया जाएगा उसी प्रक्रिया को सफाई कहते हैं, ये आप जान लीजिए। और जब 4 प्रति जो तैयार होगा क्या होगा? रैयती फर्द बनेगा, एक रैयत को दिया जाएगा। दूसरा मालकी फर्द होगा, मालकी फर्द कहाँ जाएगा? वो सॉरी द्वितीय प्रति जो बनेगी वो अंचल कार्यालय में जाएगा अभिधारी खाता पंजी के लिए। और तीसरा प्रति बनेगा मालकी फर्द, वो समाहर्ता महोदय को जाएगा, संबंधित जिला के जो समाहर्ता महोदय होंगे उनको दिया जाएगा। वही अधिकार अभिलेख आपके जिला अभिलेखागार कार्यालय में होता है। और चौथी प्रति जो बनेगी निर्देशक भू अभिलेख परिमाप निर्देशालय को भेजा जाएगा, उनकी अभिरक्षा में रखी जाएगी। इस प्रकार 4 प्रति तैयार होगा। साथ ही आप जान लें कि एक प्रति जो रैयत को दिए, दूसरी प्रति किसको दिए? अंचल कार्यालय को, अविधारी खाता पंजी के लिए। इसी अविधारी खाता पंजी जो के लिए आप भेजेंगे और तैयार होगी तो आप सुने होंगे कि अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज होता है। जिस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर आप यादाश्त पंजी पारित करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट में दाखिल खारिज में दी हुई है कि विक्रय पत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, विनिमय के इस माध्यम से रैयती भूमि जो क्रय नीति के तहत रहती भूमि लेकर महादलित को दी जाती है, उसका भूदान की भूमि जो पर्चा वितरण करने के बाद जो अंचल कार्यालय को प्राप्त होता है उसकी भी दाखिल खारिज होती है। तो इस प्रकार जो अभिधारी खाता पंजी के लिए अधिकार अभिलेख जो जाएगा, तो अब जो दाखिल खारिज होगी वो सो मोटे अपडेशन होते रहेगा। इसके बाद अब आपका सर्वेक्षण का कार्य नहीं होगा, वो खतियान हमारा वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा और वो अंचल कार्यालय में जो भी दाखिल खारिज होगी वो स्वतः फिर आपका अपडेशन होते रहेगा। तो आपका ये जान लीजिए नियमावली के नियम 15 अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन। तो प्रपत्र 20 में पुनः फिर जो है वो आपका डीएम जो होंगे बंदोबस्त पदाधिकारी समाहर्ता, उनके हस्ताक्षर से प्रपत्र 20 में जो 4 प्रति बनेगी वो प्रकाशित होती है। प्रकाशन के बाद आपत्ति ली जाएगी। सभी रैयतों से अगर किसी रैयत को कोई आपत्ति अगर हो रही है तो 21 में आपत्ति करेगा उस अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन पर, समझ लीजिए। और वो आप है, अब वो प्रकाशन जो होगी 30 दिनों के लिए होगा और जो आपत्तियां आएगी उसकी निपटारा 90 दिनों में किया जाएगा। किनके द्वारा किया जाएगा? तो भूमि सुधार उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी होंगे, राज्य सरकार के द्वारा वो अधिसूचित होंगे, न कि डिस्लर होंगे। उनके स्तर, उनके लेवल के पदाधिकारी राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित होंगे और उनके द्वारा सभी पक्षों को सूचना निर्गत करेंगे प्रपत्र 22 में। और सूचना निर्गत कर वो उन एक सूचना जो निर्गत करेंगे उसमें समय तिथि निर्धारित रहेगा और स्थान और उसी समय उन आपत्तियों की सुनवाई कर वो आपका बस निष्पादन करेंगे। और ये इन आपत्तियों को 90 दिनों के अंदर में जो उप समाहर्ता भूमि सुधार के स्तर के पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा निपटारा किया जाएगा। अब कहता है नियम 16, बहुत महत्वपूर्ण है। जब अधिकार अभिलेख का प्रकाशन हो गया, जो आपत्तियां आई उसकी सुनवाई कर ली गई, तब तो खतियान लागू होगा ना भाई। कैसे लागू होगा? इसी नियम 16 के अंतर्गत, क्योंकि 4 प्रति बना है एक अंचल कार्यालय को देने के लिए, चारों प्रतियों में संशोधन हो जाएगी, आपत्तियां आएंगी तो अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन और शुद्धता की उपधारणा इसी नियम 16 के अंतर्गत है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में अधिसूचना
द्वारा यह घोषित करेगी कि उस क्षेत्र के भीतर सभी ग्रामों का अधिकार अभिलेख अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया और इसे उक्त अधिसूचना उस प्रकाशन का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा, यही साक्ष्य होगी, अंतिम रूप से यही मान्य होगा। यदि मान लीजिए कोई उसके बाद भी कोई अगर पीड़ित है, अगर चाहता है कि नहीं मेरे अधिकार अभिलेख में गलती हो गई है, तो उसी स्थिति में हमारे नियमावली में कहीं व्यवस्था नहीं है, वो स्वतंत्र है, माननीय सिविल न्यायालय में जाएं और जाकर वहां आपत्ति करें और तत्पश्चात वहां से जो आदेश आएगा उसके पश्चात उस खतियान तो अब डिजिटल फॉर्म में रहेगा, वो अपडेशन हो जाएगा। यही नियम 17 कहता है कि अंतिम अधिकार अभिलेख का संधारण क्या होगा भाई, कि मानचित्र सहित अंतिम अधिकार अभिलेख की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी सम्यक रूप से संधारित किया जाएगा। हार्ड कॉपी में भी रहेगा और सॉफ्ट कॉपी में भी रहेगा। और उसकी जो है और जो अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं कि हमको खतियान की नकल चाहिए, तो जो निर्देशक भू अभिलेख के द्वारा निर्धारित किया जाएगा दर, उसके आधार पर खतियान की एक प्रति भी उसे उपलब्ध कराया जाएगा। ये हो गया। और नियमावली की 21 कहता है तकनीकी मार्गदर्शिका की तैयारी। इसी के तहत आपका तकनीकी मार्गदर्शिका भी नियम बना है, जो तकनीकी मार्गदर्शिका आपके वेबसाइट पर है, जो आप लोगों को स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, उसमें पूरी विस्तृत दी गई है। अधिनियम और नियमावली के अनुसार कैसे सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य किया जाएगा, वो तकनीकी मार्गदर्शिका में विस्तृत रूप से दिया गया है। चलिए कुछ और अगर प्रश्न है तो उस पर चर्चा करते हैं। आओ बाबू 1 बजे। हाँ आप लोग क्रमवार, हाँ देखिए यहाँ है रंजीत कुमार सिन्हा जी हैं, हाँ इन्हीं को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए रंजीत जी, क्या प्रश्न है? सर मेरा एक प्रश्न है कि बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त हस्तक जो है 1959 है, हाँ सर इसका कॉपी सर उपलब्ध करा दिया जाता तो अच्छा होता सर। देखिए जो ये सर्वे मैनुअल जो 1959 जो है, ये कैडेस्ट्रल और रिविजन सर्वे के समय वो बना था, उनके उसमें व्यवस्था दी गई कैसे सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य किया जाएगा। अभी उसकी उपयोग नहीं है, वो उपयोग नहीं है। अच्छा। मार्केट में अगर आपको देखना है तो मार्केट में मिल जाएगा, उसको लेकर पढ़ें, उससे थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलता है आपको कार्य करने में, तुरंत वो लागू नहीं है। हाँ नहीं सर, उसका कहीं पर चर्चा किया हुआ सर। हाँ तो चर्चा दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ भी है, आप देखेंगे वो अवक्रमित है, उत्क्रमित है, इस तरह की जो है उससे भी उसके आधार पर काम नहीं किया जाएगा। अभी जो सर्वेक्षण किया जाएगा तकनीकी मार्गदर्शिका जो आपको दी गई है उसके अनुसार दिया जाएगा, उसी का विकल्प है। इस स्पेशल सर्वे के लिए तकनीकी मार्गदर्शिका, कैडेस्ट्रल और रिविजन सर्वे के लिए सर्वे मैनुअल 1959 बना था, और उसके साथ साथ टेक्निकल रूल्स भी बनी थी, 2 वॉल्यूम में थी। चलिए सर एक प्रश्न और है। हाँ हेलो सर, अगर सर्वेक्षण कार्य के दरमियान अगर किसी स्तर पर ये पाया जाता है कि कोई रैयत अंचलाधिकारी के द्वारा गलत तरीके से जो है अपना जमीन का वहां पे दाखिल खारिज करवा दिया जाता है और हम लोग को पता चल जाता है, तो उस संबंध में हम लोग क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। दाखिल खारिज गलत तरीके से करा लिया तो दो उसमें पक्ष होंगे। अगर कोई एक पक्ष आता है तो आप उसको बोलिए कि चले जाओ, दाखिल खारिज जो एक्ट है और रूल्स है उस हिसाब से आप उसमें सेक्शन 9 है कि जमानदी रद्दीकरण के लिए अपर समाहर्ता महोदय के न्यायालय में जाओ, बात दायर करके, आपत्ति दायर करके अपना जमानदी उस जो आपके तुम्हारा विरुद्ध आदमी जो गलत ढंग से अवैध तरीके से करा लिया उसको रद्द करा लो, अथवा मेरे यहाँ फिर हो जाए। अगर सर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होता तो हमको दाखिल खारिज के अनुसार चलते जाना है। आपको बस जो आपको पेपर देगा, साक्ष्य देगा, स्वामित्व और दखल दोनों देखना है। पहले स्वामित्व देखना है तब दखल देना है, यही सर्वे का फॉर्मूला है, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट, और कोई प्रश्न? हाँ क्या है समिता प्रिया श्रीवास्तव जी, बोलिए। सर ये जो फिक्स भूमि आपने बताया है ना, सबके पैसे बताए हैं, ये बता दीजिए। और सर ये जो लगान फिक्स होता है ये कितने ड्यूरेशन के लिए फिक्स होता है? मान लीजिए अगर हमने लगान फिक्स कर दिया तो ये कितने साल के लिए वैलिड होगा? पहले बीटी एक्ट में लगान 15 वर्षों पर संशोधन की प्रावधान था, मगर वर्तमान में अभी इस एक्ट में ऐसा नहीं है। अभी जो फिक्स हो जाएगा तो वही चलेगा, तो अब फिर जैसा राज्य सरकार निर्णय लेगी वैसा होगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अभी तो लगान में अभी सर्वे होगी, इसमें लगान का दर निर्धारित है, यही लगान लिया जाएगा। अब पुनः फिर इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी तो ये राज्य सरकार निर्णय लेती है।
सर अगर जैसे कल मैम ने बताया था कि जब 2 रियायत होती हैं, जब वहाँ पे फैसला करने जाओ, तो अगर वो बहुत उग्र भी हो जाती हैं कभी-कभी, तो अगर मान लीजिए वो हमारी सुनवाई से सैटिस्फाई नहीं हो रही हैं और वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जा रहे हैं, तो उस समय अगर हमें मदद की ज़रूरत होगी, तो हम अपने एएसओ साहब को मतलब तुरंत सूचित करेंगे या थाना प्रभारी सर को करेंगे? थाना प्रभारी को भी आप सूचित करेंगे, अपने एसओ साहब को भी कर सकती हैं। हाँ, ओके और सारी प्रक्रम में जो है जैसे ही उद्घोषणा होती है तो उसकी एक प्रति थाना, संबंधित थाना को भी देना है, ताकि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया। साथ ही यदि आम सभा का भी आप आयोजन करते हैं, उसकी भी सूचना थाना को दें, ताकि विधि व्यवस्था मेंटेन हो। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए सर अपूर्वा। आपने हाँ बोलिए। सर आपने 87 में बताया था कि 1-2 टर्म बताए थे कि अगर कोई रियायत चला जाता है कहीं पे, तो वो उसकी सूचना जो भूस्वामी होते हैं वो कलेक्टर सर के ऑफिस में जाके देते हैं। तो सर हम ये अंतर नहीं समझ पा रहे कि जो ये रियायत तो हो गए चले गए, नहीं नहीं, तो वो फिर जो ये भूस्वामी वो होगा कोई इसके लिए नहीं है। वो बहुत सी रैयत हैं जिनकी बंदोबस्त हुई भूमि, वो चले गए, वो नहीं आ रहे हैं, तो उसी स्थिति के लिए है। हाँ, तो तो ये रैयत अगर, भूस्वामी, हाँ, ये जो भूस्वामी रोल है ये कौन है? ये मतलब ये नहीं मुझसे समझ पा रहे। अभी तो रैयत है। हमारी जमीन थी, अब बास्कित पर्चा दिया गया, और बास्कित पर्चा दिया गया, वो छोड़कर चला गया, दूसरे जगह जाके जमीन खरीद लिया, रहने लगा। तो हमको वो जमीन पुनः मुझे वापस होगी। हम रैयत है तो मुझे वापस होगी, तो मुझे कैसे वापस होगी? तो उसके लिए तो कोई प्रक्रिया होगी ना। संभारता महोदय को हम सूचना देंगे, तब फिर वो सारी सुनवाई होकर तभी ना हमको वापस होगी। क्योंकि मेरी जमीन की तो पर्चा किसी दूसरे को दे दिया गया, उसके नाम से तो रसीद कट रही है। तो मतलब सर जैसे अगर हम सर्वे करने गए हैं तो हमको उस लैंड का कोई मालिक नहीं मिल रहा है, तो मतलब उस लैंड का हम सूचना नहीं नहीं, अपने आप आगे देंगे? जिसकी पर्चा मिली, तो आप तो बास्कित पर्चा के सूची आपके पास में होगा, आप देखेंगे कि वहां रैयत वो नहीं है। वो जी प्रति मकान, बास्कित पर्चा में मकान के साथ साथ सहन भूमि भी होता है, दोनों होता है। ये नहीं कि बास भूमि मकान ही से नहीं मतलब है। जब बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट एक्ट 1947 पर चर्चा करेंगे तो विशेष पता चलेगा बास भूमि की परिभाषा क्या है, आपको जी बताएंगे। उसमें मकान के साथ साथ सहन भूमि भी शामिल होता है। और जहां तक की बात है कि जो बास्कित पर्चा दिया जाता है, कोई भी रैयत अगर चाहता है कि उसको किराया पर दे, तो उसकी भी प्रावधान है कि वो सबलेट कर सकता है। साथ ही अगर वो बिक्री करना चाहता है एक प्रशय प्राप्त रैयत से ही, तब उसे भी समाहर्ता से अनुमति लेकर वो बिक्री भी कर सकता है। पर ऐसे जनरली बेचने का अधिकार नहीं है, समझ नहीं लीजिए सर, पहले। सर जैसे कोई जमीन है, बार बार हम सर्वे करने जा रहे हैं और उसका मालिक हमें नहीं मिल रहा है और गांव वाले भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कि ये जमीन किनकी है, तो उस सूची में हम उस लैंड के लिए क्या उसी फैसला? स्थिति में जो गत अधिकार अभिलेख का जो वंशावली बना, उस हिसाब से उसका नाम दर्ज कर देंगे। या गत दूसरे अगर वंशावली भी नहीं मिला, तो गत सर्वे जी में जिनका था उसी के नाम से अधिकार अभिलेख का निर्माण होगा। जब हाँ, अगर आएंगे तो होगी। अगर नहीं आए तो? हमारा तो बेस तो है ना पिछला। हाँ हाँ, चलिए, जो उनके नेक्स्ट है। पूर्वज हो जी हाँ अपूर्वा जी। हाँ जी बोलिए। जी हाँ बोलिए अपूर्वा जी। सर नियमावली 7 के उपनियम 2 के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। नियौली के नियम 7 है। जी उपनियम 2। देखिए उपनियम 2 जो है ना, किस्तवार से संबंधित है। किस्तवार में आपको जैसे ही मानचित्र, फिर एक बार प्रक्रिया पूरी समझ लीजिए किस्तवार का, आप लोग ध्यान से। जिला बंदोबस्त कार्यालय होता है, वहां विशेष सर्वेक्षण मानचित्र एजेंसी के द्वारा मिलेगा, वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा शिविर में। शिविर में जैसे ही मानचित्र आपको आ गया और अब किस्तवार का कार्य प्रारंभ करने जा रही है, तो एज एएसओ अपने अमीन के साथ आप उसको टेबल पर या एजेंसी के जो सॉफ्टवेयर भी आपका रहेगा, उस लैपटॉप उसके पास में रहेगा, उसमें भी आपको देख लीजिए कि 2 फिक्स पॉइंट चुन लीजिए। 2 फिक्स पॉइंट जो अगर होगा, अगर मानचित्र में कोई तार का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, टावर हो, स्कूल हो, इस तरह से उसमें दिखेगा आपको उस मानचित्र में कि यह है। 2 फिक्स पॉइंट के बीच में आप ये डिस्टेंस ले लें इस तरह से, यहाँ और यहाँ दोनों के बीच की दूरी कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर अंतर होनी चाहिए, समझ लीजिए पहले। और उसके बाद जब मानचित्र में जो मेजरमेंट लीजिएगा, उसको स्थल पर भी जाकर उसी दोनों फिक्स पॉइंट से अब मिलान कीजिए। उसी स्थिति में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस में अंतर 20 सेंटीमीटर से कम आना चाहिए। यदि मान लीजिए उससे ज्यादा अगर आता है, तो आप मानचित्र को एजेंसी को लौटा दिया जाएगा। तो जो इस तरह का 2 फिक्स पॉइंट होगा, उस मानचित्र में विभिन्न दिशाओं में आप लेकर उसको आप मिलान कर लीजिए। उसके साथ साथ दूसरा काम ये कीजिए कि विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का कुल रकबा क्या है और गत अधिकार अभिलेख में उस मानचित्र का क्या रकबा है,
उसके भी मिलान करके देख लीजिए, उसमें भी 5% से कम होना चाहिए। 5% से अगर रकबा में अंतर आता है तभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो उसी स्थिति में इसके लिए इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको मिलान करने के साथ साथ इससे में देख लीजिए कि उस गांव का ट्रांजैक्शन भी फिक्स कर लीजिए। आप अपने अमीन को बोलिए कि आपके एक शिविर के अंतर्गत 3 गांव है, जहां 3 गांव 4 गांव का जो मिलन होता है वो पॉइंट होता है, उसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं, त्रिसीमाना। तो वहां पर तीनों गांव के अमीन रहेंगे, अपने अपने गांव से वो टाइम लाइन देकर, टाइम लाइन कैसे देंगे कि संबंधित राजस्व ग्राम में आप अपने मानचित्र में देखेंगे यहाँ 3 प्लॉट 4 प्लॉट मिलता है। 3 प्लॉट जहां मिलेगा उसको 3 मेरा बोलते हैं। अगर 4 प्लॉट मिलता है एक बिंदु पर तो 4 मेरा कहते हैं। वहां से जो ट्रांजैक्शन उस गांव या तीनों गांव मिलता है, वहां से जो मानचित्र में जो डिस्टेंस होगी वो स्थल पर भी मिलान करके वो देखें। इस प्रकार से तीनों तरफ से अमीन अपना इस प्रक्रिया को अपनाएगा, तब जाकर वो ट्रांजैक्शन का निर्धारण हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 गांवों के बीच में यूनिक बाउंड्री का भी निर्धारण करेगा। यूनिक बाउंड्री में भी दोनों तरफ के राजस्व ग्राम के अमीन का यहाँ दायित्व है। वो भी कैसे करेगा भाई, एक तरफ से शुरू किया, जहां 3 मेरा 4 मेरा होगा वहां से टाई लाइन डालते हुए यूनिक बाउंड्री पर दोनों तरफ से अमीन लाकर एक और जो रैयत का दखल है उस हिसाब से उसका निर्धारण किया जाता है। ये सारी है। उसके बाद में इतना जब फिक्स हो गया, गांव का ट्रांजैक्शन फिक्स हो गया, बाउंड्री फिक्स हो गया, तो गांव का जो सीमा बाउंड्री लाइन फिक्स हो गया, अब इंटरनल पॉलीगॉन का सत्यापन करेगा। हमारा जो विशेष सर्वेक्षण मानचित्र जो दिया वो पॉलीगॉन के आधारित है कि जो एजेंसी जो अपने हवाई जहाज के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से जो मानचित्र वो बनाया वो क्या है, पॉलीगॉन है, भूखंड का एक प्रतिकृति है, रिप्लिका है। तो उसी स्थिति में क्या करेगा भाई, वो अमीन जो जाएगा उत्तर पश्चिम के कोने पर, किसी रैयत से पूछा, उत्तर पश्चिम का जो 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 आपका मानचित्र देगा उसमें एक नंबर डाला हुआ होगा प्रत्येक पॉलीगॉन का। वो रैयत से पूछेगा कि भाई ये चारों पॉलीगॉन आपका है, तो बोलेगा हाँ मेरा चारों पॉलीगॉन मेरा है। इसका मतलब है कि एक खेसरा हो गया। तो उसी स्थिति में जो विभक्त होगा उसको एस लगाकर या एफ लगाकर एक पॉलीगॉन का निर्माण कर देगा, एक खेसरा का निर्माण हो गया। तत्पश्चात इसी क्रम से उत्तर पश्चिम से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम तक वो आएगा और देख लेगा, क्योंकि इस कार्य को 30 कार्य दिवस में करना है तो समय भी कम है। हम उसकी स्वामित्व और दखल नहीं देखेंगे, यहाँ सिर्फ इतना ही जांच करें कि पॉलीगॉन और खेसरा, पॉलीगॉन से हमको खेसरा बना लेना है, बस इतना काम करेंगे साथ में। और इस कार्य को अमीन करते हैं तो उसे 100% सत्यापन करना है, कानूनों को 25% करना है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को 10% करना है, प्रभारी पदाधिकारी को 2% और बंदोबस्त पदाधिकारी को 1%। इस प्रकार से किस्तवार का कार्य संपन्न होता है। ओके जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नीतू यादव जी यहाँ सब लोग से आ रहे हैं बारी बारी से। जी सर, हेलो। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक शिविर में कितने राजस्व ग्राम आते होंगे सर? देखिए ये आपके जिला पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय आपको आवंटित करेंगे। यदि कम ऐसा भी गांव तो ऐसा होता है कि 50 खेसरा का भी एक गांव होता है, 5 एकड़ का होता भी है और 5000 खेसरा का भी गांव होता है जी। 5000 एकड़ का भी होगा। अगर बड़ा गांव होगा तो कम हो सकता है, अगर छोटा अगर एवरेज गांव होगा तो 20-25 भी प्लॉट आपके राजस्व ग्राम आपको आवंटित होंगे एक शिविर में। जी जी चलिए ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। सर एक बार तामिला से क्या तात्पर्य है बता दीजिए। तामिला मैंने सूचना जो निर्गत आप कीजिएगा, सूचना रैयत को उपलब्ध करा देना। जी जी। उसकी प्रक्रिया जब अगले क्लास होगी उस दिन बताएंगे तामिला का क्या प्रक्रिया है। चलिए बारिश हुसैन जी से। हाँ जी सर। जी प्रपत्र 22 के हिसाब से सर, अधिकार अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान उपरांत दायर दावा आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र है सर। हाँ, ये उप समाहर्ता भूमि सुधार स्तर के पदाधिकारी होंगे जो राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित रहेंगे उस लेवल के, उनके द्वारा जो 20 के बाद जो आपत्ति आएगी 21 में, उसके लिए सुनवाई के लिए सूचना 22 में निर्गत करेंगे। वो आपके लेवल की चीज नहीं है, इसे जान लीजिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है सर। हाँ। वो असाइनमेंट का सर मार्क्स नहीं दिया गया है सर। अच्छा चलिए वो आपको हम आपकी बात वहां पहुंचा देते हैं। चलिए ठीक है। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन इधर देखिए, रोशन कुमार जी। हेलो। हाँ बोलिए।
हाँ सर, मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि लेयर क्या होता है सर, जैसे कि 2 लेयर के बीच की दूरी अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा परिलक्षित होती है लेयर तो लेयर नहीं है, फिक्स पॉइंट बोले हैं हम यहाँ, लेयर फिक्स पॉइंट। हाँ हाँ, फिक्स पॉइंट, 2 फिक्स पॉइंट जो है, जैसे तार का पेड़ हो, बरगद हो, टावर है, स्कूल है, तो एक फिक्स पॉइंट हो गया ना, मानचित्र में दिखेगा नहीं आप स्कूल है, बोरिंग है, जो भी है इस तरह का कोई भी एक है, तो 2 मानचित्र में 2 फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी और स्थल पर जो दोनों के बीच की दूरी में 20 सेंटीमीटर से कम अंतर आना चाहिए। अगर ज्यादा अंतर आता है तो मानचित्र को आप एजेंसी को लौटाइए ठीक करने के लिए, वो पता चल जाएगा कि वास्तविक जमीन की जो है ना, भूखंड की सही मानचित्र बना हुआ रिपील का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पेज में जाइए। सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ जी सर, क्या वंशावली में सर, हाँ हेलो सर, सुन हाँ, रहे हैं? क्या वंशावली में अविवाहित पुत्री और विवाहित पुत्री दोनों का नाम एंट्री हो सकता है या केवल अविवाहित पुत्री का? दोनों का नाम होगा, उसमें कट ऑफ डेट है 9 सितंबर 2005 के बाद जो है ना, उसके हिसाब से है, उस पर जब हम लोग उत्तराधिकारी पर चर्चा करेंगे तब बात करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाओ ना। हाँ कपिल देव जी बोलिए। हाँ सर, ये हम समझना चाह रहे थे क्या? कि जो किश्तवाड़ के दौरान जो जैसे कई मौजा ऐसा होता है जहाँ की खाता खसरा यानी कैडेस्ट्रल सर्वे वहाँ हुआ ही नहीं, सिर्फ बाउंड्री के आधार पर यानी बाबू, आपको कैडेस्ट्रल सर्वे हम अभी जब भी कर रहे हैं वो सर्वेक्षित गांव का ही सर्वे कर रहे हैं, रीसर्वे कर रहे हैं। तो कैडेस्ट्रल सर्वे जहां हुआ है उसी को आपकी गांव की परिभाषा बीटी एक्ट में पढ़ाए थे, जहां गांव का सर्वेक्षण हो गया वो भी गांव है। ऐसा भी गांव है जो बताए थे, उसका जो है याद कीजिए कि जिसकी बाउंड्री की केवल संधारण किया गया और कलेक्टर ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माध्यम से उसे अधिसूचित कराया, तो सिर्फ उसमें बाउंड्री रहेगा। जैसे दियारा क्षेत्र में क्या है, गांव मोहनपुर थाना नंबर ये, और क्या वो असर्वेक्षित लैंड है, सिर्फ बाउंड्री निर्धारित है, गांव के रूप में वो उद्घोषित है, उसकी घोषणा की गई गांव है मगर अनसर्वेड लैंड है। तो आपका यहाँ जो भी कैडेस्ट्रल सर्वे अगर हो गया, कैडेस्ट्रल सर्वे बोल दिया, इसका मतलब कि वहां सर्वे हो चुका है, रिविजनल सर्वे हो गया। कैडेस्ट्रल सर्वे के दौरान अगल बगल मौजा का हुआ है, बीच में कोई ऐसा मौजा है जो कि वहां का सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे के दौरान वो मौजा का सर्वे हुआ ही नहीं है? चलिए उसके लिए पॉलिसी बन रही है, अनसर्वे जो लैंड है उसके लिए पॉलिसी बन रही है, जैसे बिहार शरीफ में है, दानापुर में भी शाहपुर मौजा है, या अन्य जिलों में भी इस तरह का मिलेगा, गोपालगंज वगैरह में। उसके लिए हमारी विभाग जो है वो बना रही है अनसर्वेड लैंड और दियारा भूमि के लिए नीति निर्धारण कर रही है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। हाँ बोलिए। हाँ लीजिए। हाँ हाँ बोलिए सोमा कुमारी जी। सर मुझे ये जानना है कि जो ग्राउंड ट्रूथिंग होती है, बेस मैपिंग होती है, वो हमारे द्वारा करना है या फिर आमीन के द्वारा? आमीन के द्वारा किया जाएगा और आपके द्वारा भी किया जाएगा। आपके द्वारा 10% आपको जांच करना है किश्तवाड़ में, तो आप देखेंगे ना ग्राउंड ट्रूथिंग जो है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत समहर्ता को संशोधित किया गया है? किस एक्ट के तहत समहर्ता को किया है? ये तो हम लोग स्पेशल सर्वे बना रहे हैं, इसमें तो समहर्ता बंदोबस्त अधिकारी जो है राजस्व ग्राम का सर्वे का कार्य शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए उद्घोषणा करते हैं। सर पिछले क्लास में आपने बताया था कि समहर्ता को मतलब मॉडिफाई किया गया है बंदोबस्त। हाँ वो तो बिल्कुल पता है ना, जो समहर्ता होते हैं वो बंदोबस्त पदाधिकारी के ही प्रभार में होते हैं। वो राज्य सरकार जब ये आप देखी होंगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की जब पदस्थापन करते हैं, उसी नोटिफिकेशन में बंदोबस्त पदाधिकारी का भी दायित्व उनको सौंपा जाता है राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि वो स्वतंत्र पद है। बंदोबस्त पदाधिकारी स्वतंत्र रूप से भी जिला में पदस्थापित हो सकते हैं। वर्तमान में जो जिला पदाधिकारी सब समहर्ता ही बंदोबस्त पदाधिकारी का कार्य का संपादन करते हैं। चलिए ओके सर, जोत का क्या मतलब है? जमीन हाँ, जोत मैंने स्वामित्व और दखल, रैयती और रैयत का स्वामित्व और दखल मिलाकर जोत शब्द बना है। हाँ, जो दखल का अपना समझती है ना, जोत शब्द आ गया तो दोनों शामिल हो गया। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि कोई रैयत है वो अपना गैर मजरूआ जमीन में रह रहा है, तो क्या उसका अकाउंट अपने नाम पे वो खुला सकता है या नहीं? नहीं, जब तक वो
हमारा विभिन्न प्रावधान है, उसके अंतर्गत अगर बंदोबस्त नहीं की गई है तब तक उनका आपका खाता खानापूरी का कार्य आपके द्वारा नहीं किया जाएगा। आप अगर मकान बना लिया है या उस पर दखल किए हुए है तो आप बहुत होगा अस्थायी अगर है, कोई झोपड़ी उपड़ी लगाए हुए तो कुछ नहीं लिखना है। अगर पक्का मकान बना लिया तो केवल अभियुक्ति कॉलम में खेसरा पंजी में अतिक्रमण लिखकर छोड़ देना है, नाम भी नहीं लिखना है। अगर नाम लिख दीजिएगा तो नौकरी गया आपका, आप समझ लीजिए पहले। हाँ, दैट मीन्स कि वो अतिक्रमण के तौर पर लिखा जाएगा। एकदम बिल्कुल, अतिक्रमण शब्द लिखकर छोड़ देना है, पक्का मकान अगर है तब। तो उस पे अगर कंस्ट्रक्शन भी कर लेगा तो ये हमारे अंतर्गत मतलब कार्रवाई नहीं ना होगी? कंस्ट्रक्शन वो किए हुए आप पर कार्रवाई क्यों होगी? आप उसको फायदा पहुंचाइएगा, जो खानापूरी का कार्य आपके नियम 9 के अंतर्गत आपके द्वारा किया जाएगा, आपके पर्यवेक्षण में किया जाएगा। उस खेसरा पंजी के व्यक्ति कॉलम में अगर आप लिख देती हैं कि रैयत कौन है, या रैयत का नाम लिख देती हैं कि उनके द्वारा मकान बना हुआ, नाम, पिता का नाम, पता लिख देती हैं, तब आप न जिम्मेवार होइएगा कि आप उसको लीगल राइट दे रही हैं। ओके सर, जैसे कि मान लीजिए भूदान अगर उनको मिलता है और उनके पास वो रसीद नहीं है तो उसके उनके पास रसीद नहीं है तो अंचल कार्यालय से उसकी आप सूची लीजिएगा ही। उसी स्थिति में आप जब सुनवाई करती हैं उसी स्थिति में अंचल अधिकारी को पक्षकार बना सकती हैं। आपको लोक भूमि के संबंधित जो भी आपत्तियां आएंगी वो आपके द्वारा सुनवाई एसओ करेंगे। तो आप जैसा ही आप अभिलेख प्रारंभ कर जैसे ही मालूम होगा कि आपको ये लोक भूमि से संबंधित है, उस अभिलेख को जो है आप उनके यहाँ अग्रसारित कर देंगे सुनवाई के लिए। चलिए नेक्स्ट। ओके सर, एक और क्वेश्चन है, रैयत कृषि को कृषि का अधिकार कैसे प्राप्त होगा, ये इसके बारे में क्या बता सकते हैं? रैयत कृषि का अधिकार कैसे प्राप्त करेगा? रैयत कृषि का अधिकार तो ऑक्युपेंसी राइट में था, सेक्शन 20 था जो आपको बताए थे। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। अब उस दिन क्लास होगी तब उस पर चर्चा करेंगे। तो 12 वर्षों तक लगातार उस गांव में खेती करता है, इस आधार पर दिया गया है वो। ओके सर, याद आ गया, थैंक यू। याद आ गया ना? सेक्शन 20 और सर एक रिक्वेस्ट है कि क्लासरूम में चैट में क्वेश्चन पूछने का प्रावधान कीजिए ताकि बाकी लोग का नंबर नहीं आ पाता है। चलिए ठीक है, उस पर विचार किया जाएगा जरूर। हाँ थैंक यू सर। हाँ, ऊपर में एक है। हाँ बोलिए राम कुमार जी। हाँ आवाज है ना, यहाँ देखिए ना। हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ खाना, हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, मुकाबला सर क्या होता है खानापूरी में? मुकाबला में तुलना, मानचित्र और जो गत मानचित्र और वर्तमान मानचित्र, विशेष सर्वेक्षण का मानचित्र, दोनों के रकबा में जो तुलना कीजिएगा उसी का मुकाबला कहते हैं। हाँ चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। हाँ इधर देखिए, यहाँ गोविंद। हाँ बोलिए जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी, कह रहा हूँ सर, अंतिम अधिकार अभिलेख के जो प्रकाशन हो जाएगा, हाँ, अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के पश्चात अगर ऐसा देखा जाए कि अपर लैंड सीलिंग से ज्यादा एक रैयत के नाम से जमीन दर्ज हो गई है, ऐसा बहुत सारा किस्सा आएगा देखने में, तो वैसे में जो सर सीलिंग के ऊपर वाली जो जमीन उसके द्वारा अधिग्रहित होगी उसका क्या होगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वो उसके लिए अलग है, जो है वो एक्ट के तहत उसका काम करना है। उसमें देखा जाता है वो 15 एकड़ है, कैटेगराइज 5 कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर अपनी बोरिंग से करता हो, सरकार की बोरिंग से करता हो, अपनी बोरिंग से करता हो, DRR भूमि हो, बगीचा हो, तो कैटेगराइज है। उसके लिए अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट जो 1961 है उसी हिसाब से उसकी कार्रवाई अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाता है। जब अभिधारी खाता पंजी आप अंतिम अधिकार अभिलेख, सर सुनिए ना, जब अभिधारी खाता पंजी के लिए आप जब अंचल अधिकारी को अधिकार अभिलेख भेजिएगा ना, तो वहां से वो कार्रवाई शुरू होगी। उसके लिए शक्तियां अलग अलग दी हुई, अलग अलग पदाधिकारी हुआ, आपको केवल सर्वेक्षण करना है सर। उसमें यानी एंट्री हम लोग कर सकते हैं अगर अपर सीलिंग से ज्यादा भी जा रहा है आप जितना जमीन है सबको एंट्री कर दीजिए, वो सब देखना दूसरे पदाधिकारी टोटल का। हाँ टोटल। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाइए। देखिए ऊपर में चंदन कुमार है, बोलिए चंदन जी, बोलिए चंदन जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरे कहने का मतलब है कभी कभी कागजात में ऐसा होता है कि नक्शा कम है लेकिन रैयत का कब्जा जाता है, तो ऐसे जमीन का क्या करेंगे? नक्शा जो है वो कम है, मतलब 10 डिसमिल का है लेकिन कब्जा 15 डिसमिल है, तो आप 10 डिसमिल का ही उसका अधिकार अभिलेख का निर्माण होगा और मानचित्र का निर्माण होगा। कब्जा किसी का, हाँ
अब 5 डिसमिल सर जो बचेगा वो 5 से जरूर अगल बगल के लोगों का कब्जा किया हुआ होगा, ऐसा थोड़ी है। अगर ऐसा किसी का सर आपत्ति दावा नहीं तो ऐसे बहुत देखने में आता है सर। आपत्ति दावा नहीं है तो उसके बाद आप सब अपने विवेक से निर्णय लीजिए आप जो है इस पर। चलिए और कोई प्रश्न? ठीक है, हाँ हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ आपसे मिल रहा हूँ। चलिए रेडमी जी। हाँ बोलिए रेडमी जी। रेडमी मेरा रेडमी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, जल्दी जल्दी बोलिए। हेलो। हाँ हेलो सर, सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ मैं, आवाज हाँ आ रही है, बोलिए ना, प्रश्न बोलिए आप कीजिए। सर अगर तहसील में सर अगर कोई रैयत है जिसकी कोई जमीन है और उसी की जमीन के आगे हमारी जमीन है, मेरा प्लॉट है और उसपे हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाने वाले हैं, लेकिन जिसकी जमीन है हमारे पीछे वाली जमीन, उनका ये कहना है कि आप आगे वाली यानी हमारी जमीन आप मुझे दे दें। तो हमने जैसे ही निर्माण कार्य को शुरू कराया, उन्होंने तहसील से मुकदमा दायर कर दिया और उन्होंने स्टे ले लिया, तो हमारे काम को रोक दिया गया। तो सर उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा कार्य? ये आपका निजी प्रश्न है, ये हमारे जो अभी हम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 पर चर्चा कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं है। चलिए वो आपका निजी प्रश्न है, आप किसी माननीय विज्ञ विद्वान से मिलिए, एक क्वेश्चन अधिवक्ता से मिलिए। चलिए हाँ जी आप जो अभी हम चर्चा जो अभी जिरात भूमि क्या होती है? अभी जिरात भूमि जो आपको ये जो है ना 2 मार्च 1883 के पूर्व 12 साल तक लगातार जो जमींदार थे वो लगातार जोत रहे थे, तो उस तरह की लैंड को जो है ना जिरात भूमि कहा गया था। जो निजी उनकी जोत की भूमि थी, उसी के साथ जिरात सीर कामत भूमि भी होती थी, समझ लीजिए वो अलग है। तो आज बिहार में जिरात भूमि नगण्य है, नहीं है, एकदम करीब करीब सभी लोग जो जमींदार थे वो अपना रेंट फिक्सेशन कराकर अपना ठीक ठाक करा लिया। उसके बाद कैडेस्ट्रल सर्वे भी हुआ। चलिए वो सेक्शन बीटी एक्ट का सेक्शन 120 पढ़िएगा, जिरात भूमि का क्लियर हो जाएगा, सारा परिभाषा उसमें दिया हुआ है। चलिए हाँ निरंजन जी कोई प्रश्न है आपका क्या? नेक्स्ट पेज पे चलना। हाँ हाँ चलिए कोई प्रश्न आप लोगों के भी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये लोक भूमि कितने प्रकार के हो सकते हैं? लोक भूमि का मजरूआम है, मालिक है, कैसे हिंद भूमि है, और आपका किसी विभाग की भूमि भी लोक भूमि सरकारी भूमि है। इस तरह का लोग किसी केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार प्रतिष्ठान की भूमि हो, स्थानीय निकाय की भूमि हो, सब लोक भूमि के अंतर्गत है। वो सब सरकार की भूमि जो होगी वो लोक भूमि है, पब्लिक लैंड जो सार्वजनिक उपयोग हो रहा हो। चलिए गणेश गुंजन झा जी। ओके सर। हाँ सर ये बोलना था व्यवसायिक लगान कैसे लगाएंगे सर? व्यवसायिक लगान का वो मार्ग तकनीकी सहायक में नहीं दिया गया है जो व्यवसायिक लगान का व्यवसायिक, सुनिए ना, व्यवसायिक लगान आपको नहीं लगाना है। ये आप जब सर्वेक्षण करेंगे, आज जब आप खाना पूरी करेंगे तो वहाँ रैयत जो है, मान लीजिए कि किसी रैयत का खेसरा एक प्लॉट खेसरा नंबर 5 है, उसका रकबा 50 डिसमिल है, तो 20 डिसमिल कृषि कार्य हो रहा है, खेती हो रही है, 30 डिसमिल में व्यवसायिक कार्य हो रही है, प्लाईवुड फैक्ट्री हो या लोहे की फैक्ट्री हो, कुछ भी फैक्ट्री है, तो उसी स्थिति में वो रैयत जो है आपके बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी के आवेदन पत्र देते हैं और देकर अपना व्यवसायिक लगान का निर्धारण कराते हैं, और वो उस समय आपको उसका कितना लगान पे करते हैं वो रसीद देंगे और अंचल कर जाएगा। इसलिए आपको निर्धारण नहीं करना है, वो जो वहां निर्धारित होगा वही यहाँ दर्ज करना है। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सर, जो एक जैसे कि एक आदमी का 3 भाग, एक खेसरा का 3 भाग में बंटवारा हो गया, तो वहां भी बट्टा संख्या का प्रयोग करेंगे आपने बताया था, और एक बट्टा संख्या जहाँ पे बट्टा संख्या छूट गया था तो वहां भी बट्टा संख्या, तो ये दोनों बट्टा संख्या में आप एक चीज जान लीजिए पहले, बट्टा संख्या का प्रयोग सिर्फ शुरू में किया जाएगा, और जैसे ही उसको एक खानापुरी जब समाप्त होगी तो वो सीधे एकदम बटा में नहीं रहेगा वो। हाँ आप जब दोनों बटा संख्या अलग है या दोनों बटा संख्या एक ही है जैसा है? आप यहाँ बटा का प्रयोग नहीं करना, हमारा सॉफ्टवेयर बटा नहीं लेगा उस स्थिति में जो है। हाँ ये जान लीजिए।
लेकिन जो शुरू में किया गया उसको तो समझना है ना सर, तो थोड़ा नहीं, शुरू में कहाँ बटा रहेगा भाई, बटा संख्या नहीं रहेगा ना। आपका जो पॉलीगॉन का मानचित्र रहेगा विशेष सर्वेक्षण एजेंसी जो है आपका जो किस्तवार करने के लिए देगा, वो भी 1 से लेकर 500 तक का रहेगा। आप जब नया खेसरा का भी निर्माण करते हैं तो वहां भी वही रहेगा। समझ गया ना? ठीक है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब खाना पूरी होगा जो लास्ट नंबर होगा उसके नेक्स्ट नंबर वहां डालेंगे। बटा का आप उपयोग नहीं करना, ये नेवाली में दी हुई है पर उसको लागू नहीं रहेगा, वो आप समझ लीजिए। चलिए और कोई प्रश्न? और नेक्स्ट पेज पर जाइए, 15 नंबर पेज पर जाइए। बोलिए, कोई प्रश्न आप लोगों का? 1 नंबर पेज पर जाइए इधर से। हाँ देखिए कोई हाथ उठा रहे हैं ना। हाँ बोलिए, इधर उसके पहले। हाँ हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? ये देखिए पुष्पेंदु। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए पुष्पेंदु जी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर आपने जो धारा 87 बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 में बताया था, पट्टा वाली बात जो आजकल, अरे वो परित्याग से संबंधित है। जब लैंड को परित्याग, वो विशेष उसकी हर जगह आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप लोग सब लोग उसी को पकड़ लिए हैं। हाँ नहीं पकड़े नहीं है सर, अभी भी रूरल एरियाओं में बहुत लोग पट्टा पर ही घर बना के रह रहे हैं ना। पट्टा से संबंधित नहीं ना है वो मैंने परित्याग से संबंधित है। कोई रैयत को अगर अलॉट किया गया, वो छोड़कर भाग गया, उससे संबंधित है। या लगान खेती नहीं कर रहा, दे रहा, वो पट्टा से संबंधित नहीं है वो। नहीं मेरा पूछना है सर, जैसे मान लीजिए कोई राजा जमींदार जो होते थे ना, किसी को पट्टा दे दिया, वो पट्टा पर ही आज भी घर डॉक्यूमेंट आप किस स्टेट के रहने वाले हैं? सर मैं बिहार का ही हूँ। बिहार में किस जिला से हैं? गोपालगंज से सर। अच्छा, तो वहाँ पट्टा पर कौन सी जमीन दी जाती है? बंदोबस्त भूमि होती है कि पट्टा पर दी जाती है? सर वहाँ एक पट्टा है जिसको लोग शो करते हैं, यही उनके पास डॉक्यूमेंट के रूप में है सर। जैसे हथुआ राज हुआ। हाँ ठीक है, हाँ समझ गए। हाँ बोलिए। हाँ तो वो लोगों ने दिया, जैसे जमींदारों ने हमें दे दिया है, जो डॉक्यूमेंट है कि आप इस पर घर बनाइए, वो पट्टा है, उसका क्रय बिक्री भी करते हैं सर। उस तरह से जमीनें हैं अभी वहाँ पे सर। हाँ वहाँ दिया गया होगा, आवंटित किया गया होगा, वो जमींदारों के द्वारा सेटल कर दिया गया। जो जमींदार थे ना आपके, तो वो लोग किए तो उनको अधिकार था बेचने का भी, और रैयती राइट मिल गया उनको, जो है वो उसमें है। पर अभी बिहार सरकार तो पट्टा वैलिड है सर, डॉक्यूमेंट में अगर शो वैलिड है। जो जमींदारों के द्वारा जो बंदोबस्त की गई, उसकी महत्व है 1/41 से पहले, आप जान लीजिए। हाँ ओके सर, थैंक यू। वो नीलाम भी करते थे। अगर आप लगान नहीं देते थे तो नीलाम करके दूसरे को देते थे, तो दूसरे को पट्टा दे दिया गया तो उसकी तो रसीद भी तो कट रही होगी ना। आप देखेंगे उनकी रसीद भी लगातार करना चाहिए, क्रमिक रूप से लगातार रसीद करते रहना चाहिए, और पट्टा हो और दखल हो तो आपका उसकी काम करेंगे। चलिए ओके सर, थैंक यू। राजकमल चौधरी जी बोलिए। राजकमल चौधरी जी हेलो। हाँ बोलिए सर, किसी का जमीन नक्शा में 10 डिसमल है, मान लेते हैं, और ये किसी उसका लिखा हुआ है 7 डिसमल, तो क्या किया जाए? 7 डिसमिल का ही मानचित्र बनेगा, क्योंकि उसका मतलब कागजाती में मतलब जो भी ये बना हुआ है साक्ष्य दे रहा है 7 डिसमिल का। जी सर। मानचित्र 10 डिसमिल का, 7 डिसमिल का उसका आप बनाइएगा, 3 डिसमिल बिहार सरकार कर दीजिए। और सर धारा 7 का 4 कल जो बताए थे वो सर एक बार बता दीजिए। धारा 7 का 4 आधारभूत अधिकार एवं हाँ तो उसी के बारे में ना बताया है कि आपका आधारभूत अधिकार अभिलेख तैयार करते समय खानापुरी दल रैयती स्रोतों के अधिकार, स्वत्व व स्वामित्व के निर्धारण के विषय में, उसमें क्या है, विक्रय पत्र भी हो सकता है, दान है, बदलायन है, आपका क्रय नीति से जो अगर जमीन किसी महालित को खरीद के दी गई है, भूदान के द्वारा जो मिला है, इस तरह के जो भी है, आपका अनुवांशिक या विभाजन, बंटवारा, बदलायन, इन 7 अंतरण क्या है, वो ट्रांसफर विक्रय पत्र के माध्यम से जो इंस्ट्रूमेंट देगा उस हिसाब से खानापुरी का कार्य किया जाता है, यही कहता है। हाँ सर, और यदि किसी मतलब रैयत का मतलब 4 जगह जमीन है, मतलब खेत का, तो वो 4 जगह मतलब अलग अलग जगह है, तो उसका खेसरा नंबर तो अलग अलग होगा, लेकिन खाता संख्या एक ही होगा? अलग अलग होगा, खाता संख्या 1 होगा। ठीक है, थैंक यू सर। समझ लीजिए। चलिए और कोई प्रश्न आप लोगों के बीच?
चलिए विशाल रंजन, हाँ हो गया, थोड़ा सा 1-2 प्रश्न लेट शुरू किए हैं भाई। हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए सर। ये नियम 8 का उपनियम 2 सर एक बार बता दीजिए सर, जो ये राज्य पत्र का जो था। वो तो खानापुरी दल का जब गठन होगी बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा, तो जिला के राजपत्र मैंने जिला में जो गजट होती है ना वहाँ प्रकाशित करेंगे, तभी ना पता चलेगा कि आप जो उस गांव का अधिकार अभिलेख, आप इस काम को करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप समझिए इतनी पवित्र काम है कि आप उसके जमीन का आप एक अधिकार अभिलेख बना रहे हैं, खतियान बना रहे हैं। आपका हस्ताक्षर समझ लीजिए कि वो सदा के लिए अमर हो गए आप जो है। तो इसलिए आपका जो नाम जो है वहां राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा, उस गांव का अधिकार अभिलेख का निर्माण विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्तदारी, उनका नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, विशेष सर्वेक्षण कानून का नाम रहेगा, जो अमीन होंगे उनका नाम रहेगा। उस तरह से वो प्रकाशित किया जाता है कि सब लोग जान लें कि उस गांव में कौन से अमीन, कानगो और विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी कार्य का संपादन। चलिए ठीक, धन्यवाद सर। हाँ बोलिए, बात कराइए। कपिल मंडल जी तो आप प्रश्न कर चुके हैं, बोलिए। हाँ बोलिए कपिल देव जी, आप तो प्रश्न पहले भी कर चुके थे जी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है सर। ये एक क्वेश्चन मेरे पास और है सर। क्या मतलब ये मार्गदर्शिका में जो ये लाइन जैसे खारवी, दाखिली सब जो लाइन दिया हुआ है इसमें, वो सब मानचित्र के लिए है। आपके अमीन हमारे जो है ना उसका भी एक क्लास होगा, खारजी लाइन, मार्जी लाइन जो है ना, इसलिए अमीन होंगे तो मानचित्र में जो पहले बनता था मैनुअली, वो सब कुछ बताएंगे आपका जो है कैसे पहले जमीन कैसे तैयार करते थे मानचित्र के बारे में। हाँ वो आपका एक हम लोग आयोजन कर रहे हैं, हमारे जो वरीय पदाधिकारी महोदय हैं उसकी क्लास का आयोजन कर रहे हैं। वो आपका जो पुराने अमीन होंगे वो मानचित्र का निर्माण कैसे होता था, क्या क्या उस मानचित्र में होता था वो बताएंगे। तोखा लाइन भी ये कहना नहीं है सर, तोखा लाइन जो नहीं है मेरा। हाँ जी, कहने का मतलब है कि हमने जो पढ़े खारजी लाइन के बारे में पूरे पढ़े हुए हैं, इसमें जो है खरंजी लाइन लिखा हुआ है। अरे वो चलिए वो चांदा हम पढ़े हुए हैं कई। हाँ वो गलत हो गया, वो एरर मिस्टेक है, एरर मिस्टेक है। चांदा के नाम से हम जाने जा रहे हैं, जिसमें चंदा लिखा हुआ। हाँ हाँ गलत है, चंदा जो है। चलिए चंदा ही रहेगा सर। हाँ चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन और। हाँ बोलिए सर। ये चादर जो होता है सर, जो मैप में है, देखिए बताते हैं, जान लीजिए आप, कोई भी राजस्व ग्राम होता है वो 5,000 एकड़ का है, उसमें 5,000 खेसरा है। तो एक सीट जो मानचित्र होता है A0 साइज का होता है, तो एक A0 साइज में होगा नहीं होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा भाई, तो उसको 5 सीट में बनाना होगा। एक सीट में कम से कम 1,000 खेसरा उसमें रहता है। तो 5 जो A0 साइज पर जो बनेगा वो 5 सीट हुआ, 5 चादर में वो मानचित्र हुआ। 1 से लेकर 1,000 तक एक पर हो गया, 1,001 से लेकर आपका 2,000 तक दूसरे सीट पर हो गया। फिर इसी तरह से